अस्सलाम खान। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर क्या आप लोगों के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मसला है तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे मसले। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद करता हूँ। मैंने अपनी पूरी एफर्ट की है कि मैं इस वीडियो को मतलब कि फुल उस तरह से बनाऊं कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपने वीडियो को स्किप करके या आगे करके नहीं देखना, क्योंकि कोई एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है फिर बंदे को समझ में नहीं आती, क्योंकि लास्ट की 3-4 न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। सो अगर कि आप स्किप करते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते। सो मैं रेकमेंड करूँगा, बल्कि मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और स्किप नहीं करना। हाँ, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1 से 1.5 पे चले जाएँ तो वो ठीक रहेगा। तो मेरी बात समझ में आ गई। सो मैं कह सकता हूँ कि आप वीडियो को देखेंगे, इंशाल्लाह आप के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी किताबों को, अपने नोट्स को और अपने जो नोटबुक्स हैं उनको खोल लीजिए और साथ साथ नोट करते जाएँ। और जैसे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास भी रख सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो है ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें कह रहे हैं कि अ पर्सन थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इफ द बस इज मूविंग at 25 मीटर पर सेकेंड, what is the velocity of the ball to an observer on the ground। आसान शब्दों में इसको समझते हैं कहना क्या चाहते हैं, आसान अल्फाज में। बस जा रही है और मैं लेट से बस में बैठा हूँ, ठीक है। मैंने हाथ निकाला विंडो से बस की और विंडो सीट पे बैठा हूँ मैं, ठीक है। इस साइड पर मैंने हाथ निकाला और मैं बॉल को इस तरह से ऊपर की तरफ क्या कर रहा हूँ, उछाल रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ उछाल रहा हूँ। अब ये सिनेरियो ज़रा समझने वाला है, ठीक है ना, कि अगर के उसी बॉल को ये मतलब कि बस जा रही है इस तरह से, ये बस है और इससे मैंने हाथ निकाला है और एक बंदा जो कि बाहर रेस्ट में खड़ा है, तो लेट से ये बॉल जो है ये इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है, वेलोसिटी से। और बस जो है वो आपके पास 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है हमारे पास। ऐसा है या नहीं है? तो जो बंदा खड़ा हुआ है ना, उसको बॉल इस तरह स्ट्रेट जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, उसको बॉल इस तरह से जाता हुआ नज़र आएगा। यानी कि वो बस चूंकि आगे जा रही है तो बॉल उस बंदे के हाथ में ही गिरेगा, क्योंकि बॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। चलो इस बात को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये अक्सर एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है। अगर कि हमारे पास जो है लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक बस जा रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उसकी वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, और एक बंदा बस के विंडो से हाथ निकाल के बॉल को इस तरह ऊपर से उछालता है, तो बॉल कहाँ गिरेगा? बॉल उसके हाथ में गिरेगा। एमसीक्यू ऐसे होता है, बॉल उसके हाथ में गिरेगा, बॉल आगे गिरेगा या बॉल पीछे गिरेगा। तो यहाँ पर बॉल जो है वो उसके हाथ में गिरेगा, क्योंकि बॉल जो है वो उस सिस्टम का हिस्सा है। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, कि एक बस जा रही है ना और एक मक्खी जो है, अभी देखो मुझे मक्खी ने इरिटेट किया ना, तो मेरे जहन में मक्खी और एग्जाम्पल आई है, क्योंकि मुझे भी किसी टीचर ने दी थी, सर फैसल साहब ने दी थी ये मक्खी और एग्जाम्पल, कि अगर के हम लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये बस जा रही है और मक्खी उसके अंदर उड़ रही है, तो मक्खी तो कहीं बैठी हुई नहीं है ना। चाहिए तो ये कि अगर के हम नॉर्मल लॉजिक से सोचें कि बॉल पीछे गिर जाए और बस हमारी आगे चली जाए, तो इस लॉजिक से अगर सोचें तो मक्खी जो है वो बार बार मतलब कि उड़ के पीछे पीछे लगेगी, लेकिन मक्खी तो हवा में मतलब कि उड़ रही होती है, बस के सिस्टम का हिस्सा होती है। इस कमरे के अंदर लेट्स से ये कमरा उड़ रहा है और मैं अगर के बॉल ये मार्कर को इस तरह उछालता हूँ तो मेरे हाथ नहीं गिर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसका हिस्सा है। लेकिन अगर के आपकी बस एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, तो आप बॉल फेंकेंगे तो पहले लेट से बॉल की और आपकी वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड, लेकिन चूंकि बस की वेलोसिटी बढ़ रही है तो अगले 2 सेकंड बाद जब बॉल नीचे आया तो उस वक्त बॉल की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड थी और आपकी और बस की वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड, तो बॉल पीछे गिर जाएगा और आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है। ये बड़ी टेक्निकल बातें बता रहा हूँ आपको मैं। इसी तरह से अगर कि बस जा रही थी 25 मीटर पर सेकंड से और अचानक से ब्रेक लगाई, बॉल ऊपर रह गया, ठीक है। बॉल तो 25 मीटर पर सेकंड से आगे हवा में इस तरह से ऊपर से जा रहा है, ठीक है। हमें तो बॉल इस तरह ही नजर आएगा। देखो मक्खी आई है तो मुझे एग्जाम्पल याद आई है इसकी, देखो पता नहीं कहाँ से आ गई, हालात की मारी हुई। अच्छा जी, तो अगर कि ब्रेक लगाइए तो बॉल तो 25 मीटर से जा रहा है और हमारी वेलोसिटी तो अब 25 बजाय लेट से 20 हो गई है, हम स्लो हो गए, तो ठीक है। अब आपके पास जो बॉल है वो हमारे पास जो है बॉल आगे गिर जाएगा, क्योंकि बॉल तो आगे चला जाएगा, बॉल आगे से मतलब कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हमारी वेलोसिटी कम। तो ये सिस्टम होता है। ये इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में ना अगर के साथ रहा, तुम्हारा मेरा साथ रहा, तो मैं वहाँ पर तुम्हें वो जो रिलेटिव इफेक्ट होता है, रिलेटिविटी जो होती है आइंस्टाइन की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, वो समझाऊंगा तुम्हें इसकी बेस पर, ठीक है। ये बड़े टेक्निकल पॉइंट है, बड़े मज़े के पॉइंट है, इससे बंदे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। सो
आपके पास जो है वो बॉल को उछाल रहा है और उसके वो जो है ना बाहर से एक बंदा ये सिनेरियो देख रहा है। तो ये जो बॉल है, ये मैंने एक्स्ट्रा बातें इसलिए बताई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है ना। ये MCQs वगैरह इसके आते हैं, मैंने देखे हुए, तो आपको पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये जो लेट्स से फॉर एग्जांपल बाहर से जो बंदा देख रहा है, तो वो रिलेटिव इफेक्ट है। वो वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, वो तो रेस्ट में है, तो उसको बॉल इस तरह से जाता हुआ नजर आएगा, इस तरह से ऊपर देखो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कि वो नीचे से ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो उसने जब फेंका था तो वो मतलब कि सिस्टम का हिस्सा था ना, तो वो बाहर वाला बंदा देखेगा तो वो इसको इस तरह से एक हाइपोटेन्यूज पर इस तरह से नजर आएगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉल हो गई और ये वेलोसिटी ऑफ बस होगी। बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इस बॉल की वेलोसिटी तो बिल्कुल आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरह से क्यों ली हुई है? ये इसलिए ली हुई है कि जो रिलेटिव जो इफेक्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी है जो ऑब्जर्वर जो देख रहा है, उसको बॉल इस तरह से नीचे इस तरह जाता हुआ नजर नहीं आएगा, उसको बॉल इस तरह जाता हुआ नजर आएगा। तो ये जब आपके पास इस तरह से जा रहा है बॉल, तो कहने का मतलब सारा का सारा ये हुआ कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक काम करना है कि वेलोसिटी ऑफ बॉल डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। वेलोसिटी ऑफ बॉल जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बस आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाया, इसकी रीज़न बताता हूँ आगे आपको, ठीक है, वो भी समझा दूँ, कोई मसला नहीं है। और मैंने यहाँ पर इस ट्राइंगल को बाय हेड टू टेल रूल ऐड किया है। पहले वेलोसिटी मेरे पास जो बस की है उसको मैंने OA कह दिया, और फिर मैंने ऐड किया AB के साथ जो कि वेलोसिटी ऑफ बॉल है, ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो मेरे पास OB है, उसको मैंने फाइंड आउट करना होगा। ओके, सो अब आते हैं फॉर्मूले की तरफ। लेट द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड स्ट्रेट नॉर्थ एंड द बस इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। मतलब ये कि जो आपके पास जो बॉल है वो आपने नॉर्थ की डायरेक्शन में फेंका है ऊपर की तरफ, ठीक है, और बस आपकी ईस्ट की तरफ जा रही है। देखो ये ईस्ट है ना, ये ईस्ट की तरफ डायरेक्शन आपके पास बनती है, बॉल आपके पास जो है वो नॉर्थ की तरफ इसने मतलब कि फेंका है। सो आपने क्या करना है कि आपने जो है ये वेलोसिटी ऑफ बॉल अपने ऑब्जर्वर की फाइंड करनी है। तो ऐसे में क्या करना है कि ये जो है हमारे पास ये हेयर वी हैव टू ऐड वेलोसिटीज ऑफ बॉल एंड बस एज शोन। ये जो वेलोसिटीज हैं इनको हमने ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल। और उसके बाद जो है नाउ फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है हमारे पास? रिलेटिव वेलोसिटी है, जो कि आपके पास एक ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है ना, उसको क्या नजर आ रहा है। सो आपके पास जो है नाउ फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट वेलोसिटी वी कंबाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर OA। आपने इस OA वेक्टर की टेल को, ठीक है ना, आपने AB वेक्टर के हेड के साथ मिला दिया। अगर क्या आप कहते हैं कि सर पेपर में ये लिखने की कहानी लिखने का टाइम नहीं होता या स्पेस नहीं होती, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जो है यहाँ से भी लिख सकते हैं कि बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग सिनेरियो या कंडीशन, गिवन कंडीशन वी हैव टू ऐड द वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड बस एज शोन इन फिगर। बस काफ़ी है, उसके बाद आप ये लिख लो। मैंने सारा समझाने के लिए लिखा हुआ है, और मेरे पास जो है इसमें रिलेटिव वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट करनी होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने OA वेलोसिटी को ऐड किया आपके पास AB वेलोसिटी के साथ, एंड देन रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास जो आएगी आपके पास बॉल की टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। नाउ ये OB आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आपके पास जो है ये बेस का स्क्वायर। ये मेरे पास जो है ये वो अपना क्या पाइथागोरस थ्योरम आपके पास लगाया है मैंने, ठीक है। OB की जगह मैंने जो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है वो लिख दी, OA की जगह वेलोसिटी ऑफ बस, वेलोसिटी ऑफ बॉल AB की जगह, एंड देन आपने स्क्वायर लेकर V का स्क्वायर, V का स्क्वायर, V का स्क्वायर, नीचे ये सबस्क्रिप्ट में आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आपने बोथ साइड अंडर रूट लिया, आपके पास जो है अंडर रूट V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर आपके पास जो दोनों की आ गए। डायरेक्शन एंगल विल बी गिवन एज आपके पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये VB डिवाइड बाई V बस आपके पास आता है, और ये मेरे पास इक्वेशन Y आएगी, और ये इक्वेशन X है। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, और मैंने क्या करना है कि मेरे पास जब दो इक्वेशन आ चुकी हैं, अब इनके अंदर पहले A इक्वेशन जो है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन अ ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी है पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आपने अगर कि ये फाइंड करना है तो आपने बस की वेलोसिटी और आपके पास जो है बॉल की वेलोसिटी पुट करके सॉल्व किया। इसका स्क्वायर 625, इसका 144, एंड देन m स्क्वायर डिवाइड बाय s स्क्वायर आपके पास है, एंड देन इसको ऐड करेंगे 769, और m स्क्वायर और s स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, रूट के साथ 27.7 आता है, और ये मेरे पास 28 मीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ करने के बाद इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो जो देख रहा है वो आपके पास 28 मीटर पर सेकेंड से इस तरह से वो बॉल नजर आ रहा है उसको। मतलब ये कि आपके पास वो ये बस जा रही है ना, तो हम लेट से ऑब्जर्वर हैं, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं एक सिनेरियो, एक एज्यूम करते हैं कि बस जा
जा रही है और हम देख रहे हैं तो हमें बॉल इस तरह नज़र नहीं आएगा, हमें बॉल इस तरह जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बॉल भी आगे जा रहा है ना, और फिर जब वो गिरेगा तो ऑब्जर्वर को इसी तरह ही डिक्लाइन नज़र आएगा, गिरते भी ऑब्जर्वर को इस तरह नज़र आएगा। हमें तो वो इस तरह नज़र आ रहा है क्योंकि हम भी मोशन में, बॉल भी मोशन में, लेकिन हम तो वो बस के अंदर अगर कि हम बस के अंदर बैठे हुए हैं तो हमें बॉल इस तरह नज़र आएगा क्योंकि हम भी मोशन में, बॉल ही मोशन। लेकिन अगर कि हम बाहर हैं और बस के अंदर, लेट से आप लोग बस के अंदर फेंक रहे हैं तो मुझे तो बॉल इस तरह नजर आएगा ना, या तो जब आगे जब ऊपर जाएगा तो वो इस तरह नजर आएगा, नीचे आएगा तो आपके पास इस तरह नजर आएगा आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब सारा का सारा ये हो, ये पॉइंट समझना है। और इसके अलावा मैंने जो एडिशनल बताया है कि आपके पास वो आगे कब हाथ में कब गिरेगा, ठीक है, जब यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका, और जब वो एक्सेलरेट हो रहा होगा तो बॉल पीछे गिर जाएगा, और अगर के ब्रेक लगेगी तो बॉल आगे गिर जाएगा। ये बातें जो हैं ये समझ लेना, ये बड़ा, ये कहीं ना कहीं तुम्हें काम आएगा, सेकंड ईयर में तुम्हें ज़रूरी ये हिट होगी बात। और ये यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। बहुत से टीचर इस यहाँ पर अवॉइड करते हैं इस बात को, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूँ क्योंकि ये लिंक है, टॉपिकल लिंक होता है। अगर कि मेरे साथ कभी 10 में या 9 में पढ़ा हो तुमने तो मैं चीज़ें लिंक करके पढ़ाता हूँ, ठीक है, बताता हूँ बच्चों को कि बच्चों को याद रहें। सो डायरेक्शन पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन वाई, आपने इक्वेशन 1 एंड 2 आपने पुट किया। आपने पुट करने के बाद आपके पास मीटर पर सेकंड आप कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.48 एंड देन tan इनवर्स लेंगे 25.6, राउंड ऑफ करेंगे 26 डिग्रीज आएगा। दस द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ 28 मीटर पर सेकंड विल मेक एन एंगल ऑफ 26 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। आपके पास जो है ये डायरेक्शन ऑफ बस, मतलब ये कि आपके पास जो ये वेलोसिटी होगी वो आपके पास जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी ये 28 मीटर पर सेकंड है, और जो वो एंगल बना रही है वो आपके पास 26 डिग्रीज है। सो ये मेरे पास बेसिकली कहानी है आपके इस न्यूमेरिकल की, जिसमें हमने जो है ये वेलोसिटी ऑफ बस और वेलोसिटी ऑफ बॉल ये हमने मतलब कि रिलेट करके रिलेटिव वेलोसिटी निकाली है। तो मेरे ख्याल से अब तक ये जो मैंने पढ़ाया है, ये जो सारा जो सिनेरियो है ये समझ आ गया होगा। अगर के समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन या क्लास में डिस्कशन हमारी इसीलिए होती है कि आप लोग मुझे बता दिया करें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी कि आप लोग जो है बताया करें, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगी। सो बाकी न्यूमेरिकल्स भी हैं, आप लोगों को जिन न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम वो भी देख सकते हैं। अगर के नए हैं, आप लोग न्यू फर्स्ट ईयर में आए हैं, या आप लोगों ने पहले ये न्यूमेरिकल नहीं समझे, तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को पहले समझें, उसके बाद जो है मतलब कि आप ये सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करेगा, मैंने शुरू में बताया, तो वीडियो फुल देखें इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो है ये सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ अ पंटर एट एन एंगल ऑफ 54 डिग्री पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक फुटबॉलर उसने यहाँ से इसको किक किया है फुटबॉल को, और वो यहाँ से इसको लीव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और वो जो एंगल बन रहा है आपके पास एक्स एक्सिस से वो आपके पास 45 डिग्री है, राइट। सो determine the horizontal and vertical component. You have to find the Vx and Vy. You have to determine, आपने जो है यहाँ पर horizontal component Vx और vertical component Vy को आपने find out करना है। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे गिवन डेटा को देखना होगा कि वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल इज इक्वल टू, मेरे पास जो वेलोसिटी है वो मेरे पास 21 मीटर पर सेकंड आती है, जिसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, एंड एंगल ऑफ फुटबॉल विद एक्स एक्सिस दैट इज थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्रीज, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर के मैं देखूं तो मेरे पास जो है, अगर के वो फुटबॉलर जो फुटबॉल है जिस वक्त आपके पास वो 45 डिग्री पर आपके पास जाता है, तो यहाँ पर जो है आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास 21 मीटर पर सेकंड की है। तो हमने यहाँ पर Vx और Vy को फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को डिटरमिन करना है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है Vx इज इक्वल टू V cos थीटा, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, और वर्टिकल के लिए आपके पास जो है Vy V sin थीटा के बराबर होता है, राइट। सो यू हैव टू फाइंड, जब आप उसको हॉरिजॉन्टल के लिए फाइंड करेंगे तो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी कि वेलोसिटी और थीटा की वैल्यू को आपने इस 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप जिस वक्त पुट करें सॉल्व करें, cos 54 डिग्री आप निकालें, मल्टीप्लाई बाय 21 करें, 12.4 आएगा, राउंड ऑफ करके आपके पास 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह दिया। वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास आसान है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, साइन के अंदर वैल्यू पुट की, 21 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 16.99 मीटर पर सेकंड, एंड उसके बाद आपके पास जो है ये राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास जो है ये 17 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिजल्ट दस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकंड, और आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 17 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है और आपके पास जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आसानी से बाय यूजिंग फार्मूला, आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं है। डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम की हेडिंग आप यहाँ पर दे दीजिएगा डायग्राम, क्योंकि
डायग्राम के बगैर क्वेश्चन अधूरा होता है। डायग्राम मत छोड़िएगा क्योंकि डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन के अंदर रखता है। सो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और क्लास में भी बता सकते हैं। तो ओके बच्चों, अब हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल पर आ चुके हैं। बेसिकली थर्ड न्यूमेरिकल में हमें कह रहे हैं कि 1.84 kg स्कूल बैग हैंग्स इन द मिडल ऑफ अ क्लोज लाइन, राइट। ये वर्ड्स मेरे ख्याल से ये कुछ आपको हिस्सा नज़र नहीं आ रहा होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट वगैरह तो आसान है, वो आप लोग बुक से भी देख सकते हैं। लेकिन ये है कि बेसिकली असल चीज़ होती है गिवन डेटा, राइट। एक 1.84 kg का बैग जो है वो आपके पास हैंग किया हुआ है, लटक रहा है आपके पास एक क्लोथ लाइन के साथ, causing it to sag by an angle 3.50 डिग्री या 3.5 डिग्री। इसका जो एंगल है आपके पास, इसको 3.50 कर लें या 3.5 कर लें, एक ही बात है। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास जो है ना एक वायर है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इसको। हमारी दोबारा से हैंड फ्री आ जाएगी, ये हैंड फ्री ही ज़्यादा हेल्प आउट करती है हमें, ठीक है। देखो ये मेरे पास एक वो है, एक वायर है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल इससे जो है इस तरह से मैं इसको जो है समझाने के लिए ये काम करते हैं कि एक मिनट, अगर कि ये फिक्स हो जाए। देखो इधर, तो जिस वक्त कि मेरे पास ये दरमियान में वेट है ना, इस तरह से हैंग कर रहे हैं, तो मेरे पास देखो ये पहले बिल्कुल स्ट्रेट है, और ये जब मैं इसको मतलब कि वेट को जिस वक्त लटकाता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, दरमियान में एक सैग प्रोड्यूस होता है। ये जो आपके पास इस तरह से ये वायर आपके पास जो क्लोज लाइन है, ये आपके पास इस तरह से आपके पास जो है इसमें जो बेंड आ रहा है, ये जो आपके पास सैग आ रहा है, ये इस चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। पहले ये स्ट्रेट थी, लेकिन जब वेट लटकाया तो आपके पास वो इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 3.5 डिग्री बन रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये आपके पास 3.5 डिग्री एंगल यहाँ पर भी है, 3.5 डिग्री एंगल यहाँ पर भी है। फाइंड द टेंशन इन द क्लोथ लाइन। आपके पास जो है ये जो क्लोज लाइन है, इसमें आपने टेंशन फाइंड करनी है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास जो ये मतलब कि इसका वेट, जो इस मार्कर का वेट है वो आपके पास डाउनवर्ड है ना, इसी तरह बैग का वेट आपके पास डाउनवर्ड है। तो जो स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही है, ये टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है। आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में, आसान वर्ड्स में, आसान लॉजिक में हमने यहाँ पर टेंशन फाइंड करनी है, राइट। सो उसके लिए क्या करेंगे, इस डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। मैं इस डायग्राम को ही समझाता हूँ पहले। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास देखो ये वेट है ना, तो ये मेरे पास एक होता है मेरे पास सबसे पहले पॉजिटिव वाई एक्सिस और दूसरा होता है मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। और मेरे पास जो है इसका वेट मेरे पास नेगेटिव साइड पर एक्ट कर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इस वेट के साथ जब हम वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में स्टार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर वेट के साथ माइनस साइन आएगा, और टेंशन क्योंकि अपवर्ड है उनके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कि मेरे पास T1 को देखा जाए, T2 को देखा जाए, तो वो ऊपर की साइड पर आपके पास टेंशन्स लग रही हैं। तो इस साइड वाली को हमने T1 कह दिया, इस साइड वाली को हमने T2 कह दिया। अब मेरे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था। मतलब कि देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन थी ना, ये देखो आसान शब्दों में ये जो है बिल्कुल सीधी लाइन थी। शब्दों कह रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे क्या सिखा रहे हैं सर हमारे बच्चों को ये कौन सी तालीम दे रहे हैं। हाँ, तो वो असल में ना ये वो मोटू पतलू लगता है ना, वो देखने के बाद मेरी जो है ना ये थोड़ी सी वोकैबुलरी जो है वो ख़राब हो गई है। सही है, देखो ये मेरे पास एक इनिशियल पॉइंट था, लेकिन जब इसमें सैग आया तो ये इस तरह से हो गया, बेंड हो गया ना। तो हमारे पास ये जो पहले इसकी इनिशियल स्टेट थी उधर से, और आपके पास सैग आने के बाद दरमियान में जो एंगल बन रहा है डेट इज़ 3.5 डिग्री, यहाँ पर भी 3.5 डिग्री, यहाँ पर भी। अब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास T1 के साथ भी 3.5 और T2 के साथ भी 3.5 बन रहा है। तो अब मेरे पास यहाँ पर मैंने इस तरह किया कि मैंने यहाँ से ना इसको जो है मिला दिया, और इस तरह से मैंने इसको जो है इस T को रिजॉल्व कर लिया। एक इसका Y कंपोनेंट बन गया, एक इसका X कंपोनेंट T2 का, और इसी तरह T1 का भी एक मेरे पास X कंपोनेंट बन गया और एक मेरे पास Y कंपोनेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने जस्ट ये एज्यूम कर लिया कि मेरे पास जो है ये T इस तरह से आ रहा है, तो ये एक इसका Y कंपोनेंट और ये एक इसका X कंपोनेंट। इसी तरह मेरे पास ये इधर से T आ रहा है, ये T1 है, ये T2 है मेरे पास, तो ये इसका एक Y कंपोनेंट आ रहा है और ये मेरे पास इसका X कंपोनेंट आ रहा है। अब मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इसके X और Y कंपोनेंट हमने इस तरह से निकाले, T1Y और T1X और T2Y और T2X मेरे पास आ रहा है। अब ज़रा गौर करें यहाँ पर कि अगर मेरे पास मैथ था तो मैंने वेट में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है कि वेट आपके पास एक फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी, मैथ आपके स्केलर क्वांटिटी है। तो वेट मेरे पास 18 न्यूटन आएगा, एंगल मेरे पास जो है वो 3.5 डिग्री आएगा।
सो एंगल जो है मेरे पास 3.5 डिग्री 3.5 डिग्री आ गया, तो मेरे पास ये अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं, तो 3.5 डिग्री मेरे पास जो आएगा इसको इक्वेशन 2 कह दिया मैंने। सो आपके पास जो है मैंने ये जो इस क्लोज लाइन में आपके पास जो टेंशन आ रही है ये फाइंड आउट करनी है कि मेरे पास कितनी टेंशन आ रही है ना, तो ये मेरे पास टू फाइंड है। तो आपके पास जो है कॉमन सेंस में देखा जाए तो ये टेंशन जो है फाइंड करना मुश्किल है, तो हमने क्या किया कि हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है, राइट। अब मेरे पास जो है असल जो रोल होगा टेंशन का वो किसका होगा, T2y और T1y, यानी कि ये दो टेंशन मेरे पास ऊपर की तरफ आ रही हैं और आपके पास जो है वेट मेरे पास डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक हो गया। सो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जिस वक्त इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी, फार्मूला लगेगा, तो वहाँ पर हम लोग जो है मतलब कि इस बात को गौर करेंगे, इस बात पर गौर करेंगे कि मेरे पास असल जो रोल है टेंशन का वो इसका y कंपोनेंट ऐड कर रहा है, एक्स कंपोनेंट का टेंशन में कोई रोल नहीं है। हमने तो ये फाइंड करना है कि कितनी टेंशन लग रही है, टेंशन तो वाई एक्सिस पर लगती है, तो वाई एक्सिस पर आपके पास T1y और T2y हमारे पास दो फाइंड करेंगे और नीचे आपके पास वेट है, तो हम जिस वक्त वाई कंपोनेंट लगाएंगे आपके पास ये आपका ये वाई कंपोनेंट आपके पास जो है टेंशन के लगाएंगे और साथ वेट को आप लेंगे कि लेट्स से सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, तो वो कंडीशन आएगी। लेकिन पहले मैं आपको फार्मूला बनाना बता देता हूँ। ये कैलकुलेशन की हेडिंग भी दे सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूले की हेडिंग मत दें, डायरेक्ट कैलकुलेशन की हेडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फार्मूला डिराइव करना ज़्यादा अच्छा समझा, मुझे अच्छा लग रहा था कि फार्मूला डिराइव करने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले क्वेश्चन में जो है वो फार्मूला हम डिराइव, वो अगले क्वेश्चन में हमने या उससे अगले क्वेश्चन में हम जो है एक क्वेश्चन में फार्मूले की हेडिंग नहीं देंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आगे आप लोग देख लेंगे। सही, लेट T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T मेरे पास आ रहा है, बी द टेंशन इन ईच part of the closed line. Here we resolve the tension into each part into its horizontal and vertical components as shown in the figure. As the system is in equilibrium state, so we apply the first condition of equilibrium. First condition of equilibrium apply करनी है आसान लफ्ज़ों में, पूरा सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम है। हाँ, एक चीज़ का मैंने शायद बताया है कि नहीं बताया, लेकिन ये दोबारा सुन लें, अगर कि बताया तो दोबारा सुनना, नहीं बताया तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास यहाँ पर जो ये एंगल आ रहा है ये आपके पास इस तरह से, ये ऊपर तो 3.5 बन रहा है ना, तो यहाँ पर नीचे भी ये आपके पास 3.5 बनेगा। इसे अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। 9th क्लास में थ्योरम था एक कि आपके पास ये जो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल, अल्टरनेट एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने 3.5 डिग्री इस एंगल को ले लिया हुआ है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास T1 T2 वैल्यूज आ चुकी हैं, हमने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग अप्लाई करते हैं उसमें मेरे पास क्या होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू 0, मतलब ये कि जितनी भी फोर्सेज एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रही हैं वो इक्वल टू 0 होती हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सी फोर्सेज हैं, एक आपके पास ये है, दूसरे आपके पास ये है। तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि T1x ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपके पास ये वाला होता है, इसकी तरफ आपके पास आ रहा है T1x, इसको पॉजिटिव ले लिया, और आपके पास जो है ये माइनस T2x से मेरे पास ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने तमाम एक्स एक्सिस की फोर्सेस को यानी टेंशन्स को ऐड किया। सो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास जो है T1x प्लस माइनस मेरे पास इसलिए क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो माइनस आपके पास T2x आएगा, एंड देन जब इसको इस साइड पर लेके आएंगे तो T1x इज इक्वल टू T2x मेरे पास आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस का रोल है, और ये यहाँ तक क्या होगा, इसका आगे कोई रोल फॉर्मूले के अंदर सोल्यूशन के अंदर नहीं है, क्योंकि टेंशन हमने फाइंड करनी है तो वो वाई एक्सिस पर लगती है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर नहीं लग रही। अब सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस, जो फोर्सेज आपके वाई एक्सिस पर हैं वो आपने उठा लेनी है। तो आपके पास एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और आपके पास एक ये वेट वाली फोर्स है। सो T1y प्लस T2y प्लस माइनस W, मैंने बता दिया कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर लग रहा है, तो इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने और चूज़ करनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, T1y जो कि आपके बराबर होता है T1 साइन थीटा के, और अगर कि T1x होता तो हम लोग कैसे लेते हैं, अगर कि x एक्सिस आता है तो T1 cos थीटा। ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास fx है तो f cos थीटा, अगर कि मेरे पास f1x है तो मेरे पास f1 cos थीटा, अगर f1y है तो मेरे पास f1 sin थीटा। सो आपके पास जो है T1y इज इक्वल टू T1 sin थीटा 1। अब मेरे पास थीटा भी 1 आ रहा है और मेरे पास जो है ये T1 भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास कहने का मतलब क्या हुआ कि इसी तरह T2y इज इक्वल टू T2 sin थीटा 2। थीटा मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं,
और T1 और T2 भी मेरे पास इक्वल है। तो मैं यहाँ पर एक इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद जो है मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं और माइनस प्लस माइनस मेरे पास जो है माइनस W आ रहा है। तो मैं जानता हूँ कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T एंड θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू थीटा आएगा। एंड देन इन द सेम वे T sin थीटा प्लस T sin थीटा माइनस W इज इक्वल टू 0। सो 1 T sin थीटा प्लस 1 T sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस W। एंड देन आपने W को इस तरफ शिफ्ट किया, आपके पास क्या होगा 2T sin थीटा इज इक्वल टू W एंड देन यू हैव टू डिवाइड 2 sin थीटा ओवर W। आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है T आइसोलेट होता है, T अलग होता है क्योंकि हमने T फाइंड आउट करना है। सिंपल सी गेम है, बस आपने T1 sin थीटा T2 sin थीटा जिसमें θ1 और θ2 भी आ रहे हैं, तो आपके पास जो T है T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T एंड θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू थीटा आपके पास, राइट। सो ये हमारे पास कहानी आ रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो T है वो W डिवाइड बाई 2 sin थीटा आपके पास इसके बराबर आपके पास आता है। तो इसको हमने इक्वेशन x कह दिया। कैलकुलेशन में आएंगे तो पुटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन x, देन आपके पास क्या होता है कि इसको हमने इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पर पुट किया है। आप पुट करें इनकी वैल्यूज़ को और सॉल्व कर लें। साइन 3.5 आप निकालें तो 0.061, 2 मल्टीप्लाई करें 18 से डिवाइड करें तो 147.5, राउंड ऑफ करेंगे तो 148। दस द टेंशन इन द क्लोथ्स लाइन विल बी 148 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, ट्रिकी है। अगर कि आप इसकी ट्रिक समझ जाते हैं फिर ये न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। जो ट्रिक है वो सारी की सारी डायग्राम में है कि आपने सबसे पहले टेंशन को रिजॉल्व करना है और T1x और T2x का कोई रोल नहीं है, T1y और T2y का रोल है। आपने T1y और T1y इज इक्वल टू T1 sin थीटा एंड sin θ1 और T2y इज इक्वल टू T2 sin θ2 एंड देन हम जानते हैं हमारे पास T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T एंड θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू थीटा। सो आपके पास जो है वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये 2T sin थीटा माइनस W और ये सारी गेम होकर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद वैल्यूज पुट कर लें। तो बस ये लॉजिक और ये लॉजिक मैंने काफ़ी इन डेप्थ समझाया है इस टॉपिक को, और बल्कि हर न्यूमेरिकल को भी कोशिश की है कि तफसील से समझाऊं कि यार इसको जो है मतलब कि क्लैरिफिकेशन हो जाए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट कंडीशन लगानी है, बाकी तो इसमें कुछ और नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो क्लास डिस्कशन में या फिर आप लोग जो हैं कमेंट्स वगैरह में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो ओके बच्चों, अब हम अपने फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल पर आ चुके हैं। इसमें हमें कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स। हमारे पास जो है ये कंपोनेंट्स दिए हुए वेक्टर के, यानी कि हमारे पास लेट से अगर ए वेक्टर है तो उसका एक कंपोनेंट ax होता है, दूसरा कंपोनेंट उसका ay होता है, और 3 डायमेंशन में az भी होता है, लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशन की बात हो रही है। तो इसमें पहले पार्ट हमारे पास ax गिवन है और साथ उसके ay है, यानी कि ax की वैल्यू मेरे पास माइनस है और ax की वैल्यू माइनस है और ay की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है। एंड द सेम वे आपके पास सेकंड पार्ट में ax पॉजिटिव है और ये ay मेरे पास नेगेटिव है। पहले ये समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले कंपोनेंट जो हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट में हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ। देखो अच्छा, अगर ये मेरे पास लेट से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये मेरे पास प्लस एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये मेरे पास माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई एक्सिस और ये मेरे पास माइनस वाई एक्सिस होता है। नाउ हमें ये पता होना चाहिए कि जो ए एक्स है मेरे पास, अगर कि ए एक्स माइनस हो तो ए वेक्टर का ए एक्स अगर माइनस है तो वो मेरे पास इस साइड पे आएगा, लेट से, सही है ना, ये मेरे पास माइनस ए एक्स हो गया, ठीक है, सही हो। और ए वाई मेरे पास पॉजिटिव है, ये पहली वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, पहले वाले इनकी बात कर रहा हूँ, सही। पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट कैसे लेते हैं। और अगर कि मेरे पास ये माइनस है तो ये इस साइड पर, और ये प्लस ए वाई का मतलब होता है कि ये मेरे पास इस तरह से, ये मेरे पास प्लस ए वाई आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक इसका जो है, यानी कि ये जो इसका रिजल्टेंट हमारे पास आएगा तो वो इसका रिजल्टेंट हमारे पास वो इस तरह से आएगा, ये इधर से। तो हम ये वाली वैल्यू जो है ये इसके इक्विवेलेंट आती है। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के मुताबिक हम ये ए वाई को इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हमने क्लास 9 में किया था, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड हमारे पास तकरीबन बराबर होंगे। इसको मैंने थोड़ा सा बराबर नहीं बनाया, लेकिन ये इसके इक्विवेलेंट इस तरह से ही आएगा। सो मेरे पास जो है ये ए एक्स माइनस होगा और ये ए वाई मेरे पास प्लस होगा, और ये मेरे पास ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से आएगा। अच्छा जी, तो ये तो मेरे पास आ गए कि जब हमारे पास ये एक मिनट मुझे देना, अच्छा एक मिनट दे दो, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है अगर के देखा जाए तो ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पहली वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ रही है, ठीक हो गया।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो सेकंड वाला पार्ट है उसका ax पॉजिटिव है, मतलब कि ax हमारे पास क्या होगा, उसका ax मेरे पास पॉजिटिव है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास उसका ax मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ax मेरे पास यहाँ पर मैंने इस तरह से पॉजिटिव लिख दिया, और ay मेरे पास माइनस आ रहा है। तो मतलब ये कि मेरे पास ये नीचे की तरफ इस तरह से, इसको साइड पे करते हैं, ये मेरे पास जो माइनस वाई एक्सिस होता है ये इसकी तरफ मेरे पास इस तरह से होगा। तो ये मेरे पास a जो y जो है ये मेरे पास माइनस जो है वो मैंने इस तरह से लिख देना है, ठीक है। इसको इधर लिख देते हैं, सॉरी, इसको माइनस ay इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो लाइट आई गई है तो फ़ैन जो था वो मैंने बंद किया था, वो ऑन हुआ रिकॉर्डिंग के दौरान, तो वो मैंने बंद किया था। तुम भी हैरान होते हो कि सर क्या क्या करते हैं यार, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं। एक्चुअली फिर एडिटिंग बड़ा मसला हो जाता है अगर मैं इसको पार्ट्स में कर दूँ, ठीक है, तो वो एक फ्लो होता है वो टूट जाता है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास जो है नेगेटिव की तरफ आ रहा है, तो ये इसका रिजल्टेंट आया। हम यही ए वाई उठाकर इधर लिखेंगे तो मेरे पास जो है इस ए वाई को यहाँ पर लिखने की बजाय हम यहाँ पर भी माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो इस वाले सिनेरियो में आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ को देखना होगा कि कौन सी पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है, आप उसके अकॉर्डिंगली ही डील करेंगे। तो आप अगर आपके पास देखा जाए तो ए एक्स मेरे पास माइनस है, तो इसका मतलब ये इस साइड पर आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ए वाई पॉजिटिव है, तो ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पर आपके पास तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये बताना क्यों ज़रूरी है ये फिर मैं आगे आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों समझाया था। ये एक्स्ट्रा नॉलेज में दे रहा हूँ कि आपको पता हो कि हमने आगे कैसे लिया। और इसी तरह आपके पास जो है ये ए एक्स पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ए वाई नेगेटिव एक्सिस नीचे की तरफ, तो हमारे पास जो है ये रिजल्टेंट ए जो है यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपने क्या करना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होगा। नाउ हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर जो है ये इसके अंदर आता था, अब हमने क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना और डायरेक्शन फाइंड करनी। मैग्नीट्यूड ऑब्वियस ही बात है कि आपके पास ए इज इक्वल्स टू आपके पास अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आता है आपके पास, ठीक है। और डायरेक्शन आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और आप लेते हैं ब्रैकेट में ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। और हमने क्या करना है कि अगर कि मेरे पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है, तो मैंने पहले वाले पार्ट का इस तरह इस साइड पर किया, सेकंड वाले पार्ट का मैंने इस साइड पर किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर ये करना है कि सबसे फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड पुटिंग रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, आपने जो है इस इक्वेशन 1 में ए एक्स और ए वाई की वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, आपके पास जो है ये ए का आंसर 4.7 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा इंशाल्लाह। डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जो नेगेटिव वैल्यू है उसका नेगेटिव साइन यहाँ पर पुट नहीं करना। आपका सवाल होगा सर क्यों नहीं पुट करना, उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसको नीचे माइनस करेंगे तो वो जो यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू की जो कमी होगी वो हमारी यहाँ पर कॉम्पेंसेट हो जाएगी। मतलब कि ये होगा कि हमने असल में सबसे पहले आप जैसे कि ये डिवाइड करते हैं ना, आपने थीटा फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर ये जो थीटा हमारे पास आंसर आएगा ना इधर से, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4.1 डिवाइड बाई 2.3 सेंटीमीटर, ये आपके पास जो है सेंटीमीटर कैंसिल होने के बाद 1.78 और tan इनवर्स लेने के बाद 60.7 डिग्री आ रहा है। तो वो आपके पास इसका एंगल आ रहा है जो आपके पास जो है वो ए और एक्स एक्सिस के दरमियान में। लेकिन मुझे जो है वो यहाँ से आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस का फुल मतलब कि यहाँ तक आपके एंगल कैलकुलेट करना है। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको बताया ना माइनस की जो कमी है वो हमें पता चल गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने उसके लिए ये फार्मूला लगाना है कि आपके पास जो है अगर के देखा जाए तो ये जो है ये मेरे पास थीटा आ रहा है और ये मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास थीटा डैश आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा प्लस थीटा डैश जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, एक्स एक्सिस का एंगल आपके पास जो है लेट्स से यहाँ से आपके पास यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो एंगल जो है आपके पास 180 डिग्री बनता है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है थीटा डैश प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारे पास आ रहा है। तो अगर कि आपने ये थीटा डैश यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है जो पीछे है, लेट्स से आपके पास ये यहाँ से एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर ए तक फाइंड करना है। असल में जब भी डायरेक्शन की बात होती है तो वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की जहाँ से एलिवेशन स्टार्ट होती है, जब कभी भी एंगल लिया जाता है तो आपके पास इस तरह लिया जाता है कि यहाँ से लिया जाता है, यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 1 2 3 4 5 अप टू यहाँ तक हमने कैलकुलेट करना है। कि मतलब ये हुआ आपके पास कि जब हम ये जो थीटा हमने कैलकुलेट किया यहाँ से, ये वो थीटा है और इस थीटा को अगर कि मैं इस पूरे
180 में से इस थीटा को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये थीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब सारा का सारा ये हो रहा है कि आपके पास इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस थीटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही हमारा मकसद है कि हमने बेसिक जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ से एंगल लेना है कि टोटल डायरेक्शन कितनी आ रही है ए की। ठीक है, ये जो अंदर वाली डायरेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ये इस क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है, लेकिन अगर कि आपने फाइंड आउट करना है सही आंसर, तो आपको जो है ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 से लेकर आपके पास जो है एंड तक, आपने जो जहाँ तक ये ए वेक्टर लग रहा है तो आपने ये थीटा डैश फाइंड करना। तो थीटा डैश जो है आपके 180 माइनस 60.7 डिग्री और वो मेरे पास आएगा 119.3। तो ये आपने कर लेना है कि आपके पास 119.3 डिग्रीज आएगा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में फुल एंगल आपके पास 180 डिग्री होता है और इस 180 में से आपने क्या करना है कि इसको 60.7 को माइनस करेंगे तो 119.3 डिग्री आएगा। सिमिलरली आपने क्या किया कि आपने जो है ये ए एक्स आपके पास जो है इस साइड पर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ए वाई मेरे पास मैंने समझा दी है कैसे मैंने लिया है नेगेटिव वाई एक्सिस पर, और उसी तरह मेरे पास ए जो है मैंने फाइंड करना है। अब देखें सिंपल है कि आपके पास मैग्नीट्यूड तो उसी तरह ही निकल आएगा, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर भी माइनस साइन को नहीं लेना, आप 24.8 डिग्री लेना है। और अब यहाँ पर हमने कहना है कि ए एक्स जो है वो पॉजिटिव है, ए वाई जो है नेगेटिव है, सो द वेक्टर इज़ इन द 4 क्वाड्रेंट। हमें पता है कि 4 क्वाड्रेंट में, तो 4 क्वाड्रेंट में अगर के देखा जाए 4 क्वाड्रेंट का जो टोटल एंगल होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे पास जो है ये 4th क्वाड्रेंट की कंप्लीट बात करेंगे तो टोटल एंगल कितना आएगा, 360 फुल रोटेशन आपके पास आ रही है। तो अगर कि मैं इस पूरे 360 डिग्री में से मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास जो ये दरमियान का जो एंगल आ रहा है, जो ए एक्स और ए वाई की वजह से आपके पास सिर्फ उसी क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल आ रहा था उसको मैंने जैसे पीछे वाले सिनेरियो में जो सिर्फ इनका एंगल आ रहा था इसी क्वाड्रेंट के अंदर 60.7, यहाँ पर जो आपके पास एंगल हमने फाइंड आउट किया है वो आपके पास 1 पॉइंट इनकी वैल्यूज़ से, मतलब कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं इसकी वैल्यू से हमने क्या किया है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 1.8 मीटर डिवाइड बाय आपके पास जो है ये 3.9 मीटर कैंसल, टेंजेंट इन्वर्स मेरे पास जो आप फाइंड आउट करते हैं तो वो मेरे पास 0.46 और ये आपके पास 24.8 डिग्री आया है। तो मैंने क्या करना है कि इस वैल्यू को अपने 360 से माइनस कर देना है, मतलब ये कि इस पूरी रोटेशन से, अगर कि इस पूरी रोटेशन से मैं अपना ये वाला एंगल निकाल लूँ तो पीछे मेरे पास ये एंगल बचता है यहाँ से लेकर आपके पास यहाँ तक, जो कि मेरे पास क्या है, असल में थीटा डैश है। सो अगर कि मैं थीटा डैश कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं 360 में से 24.8 को माइनस करूँगा, जो कि मेरे पास आंसर देगा मुझे 335.2 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर कि जब भी एंगल फाइंड करना होता है तो मैंने अपना रेफरेंस जो है वो हमेशा यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की लाइन से लेना है। तो अगर कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपने 180 से माइनस करना है, अगर कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपने 270 से। देखो एक बात मेरी एडिशनल सुन लो यहाँ पर कि कभी भी ज़िंदगी में एक काम याद रखना कि अगर कि यहाँ पर आ रहा होता तो फिर तो चलो ठीक है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है और यहाँ पर 360 डिग्री होता है। तो अगर कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होता तो मैंने क्या करना होता, अपने एंगल को यहाँ पर लेट से थर्ड क्वाड्रेंट में हम एक इंस्टेंस के लिए सोच लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 360 की जगह यहाँ पर क्या आ रहा होता, 270 आ रहा होता। अगर कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल मैक्सिमम कितना होता है, इसको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है ना, ये जो आपके पास इधर क्वाड्रेंट पर होते हैं इनको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं, ठीक है, ये फुल रोटेशन के बाद। तो ये मेरे पास 180 से माइनस किया हुआ है, तो 180 से मतलब ये माइनस करेंगे तो आपके पास जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट, 360 से माइनस किया है तो 4 क्वाड्रेंट, और अगर कि यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होता तो बगैर किसी से पूछे आपने कहना कि यार ये यहाँ से लेकर मैक्सिमम आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 270 इसमें आता है आपके पास एंगल का, आपने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 270 से माइनस करना। तो बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैंने इसके पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी। और अगर कि 4 क्वाड्रेंट की बात की जाए तो आपके पास जो है ये 360 से मैंने माइनस किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 335.2 डिग्रीज। एंड इन द सेम वे आपके पास जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं 10 द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपके पास विल बी ए इज इक्वल टू मेरे पास 4.7 सेंटीमीटर एंड थीटा आपके पास ये, और 4.3 मीटर एंड थीटा आपके पास जो है 335.2 डिग्रीज हमारे पास होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है ये पॉइंट में जो समझाना चाहता था आपको पॉइंट समझ में आ चुका है। और बाकी कैलकुलेशन तो सिंपल है, बच्चों का काम है, मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल नहीं, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है ए एक्स से वाई की और सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का शुरू में स्क्रीनशॉट ले लेते जब मैंने स्टार्ट किया था तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि अभी भी ले सकते हो, मैं साइड पर हो जाता हूँ तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी आप लोगों के लिए एडिशनल पॉइंट जो है मैंने साइड पर मेंशन किए, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। सो चलें
अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में या क्लास डिस्कशन में पूछ सकते हैं। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है इसमें हमें कह रहे हैं कि वेक्टर एफ हैविंग 5.5 न्यूटन मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब ये कि आपके पास ये लेट से एक्स एक्सिस है और आपकी जो फोर्स है आपके पास वो एक्स एक्सिस से इतना मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है और वो हमारे पास लेट से इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम कर देते हैं। मैं इधर समझाता हूँ आपको। ये आर है, ठीक है, इसको आर कहते हैं। ओके, आपके पास ये एफ है और ये एक्स एक्सिस से आपके पास 10 डिग्री बना रहा है एंगल, जो कि आपको यहाँ पर भी मैंने बताया हुआ, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस से 5.5 न्यूटन की जो फोर्स है वो 10 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 4.3 मीटर मेक्स 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास जो ये आर होगा, यानी कि जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है, ये आपके पास इसी एक्स एक्सिस से आपके पास 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास ये जो आर होगा ये आपके पास 80 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से इस तरह से, और आपके पास जो एफ है वो आपके पास 10 डिग्री बना रहा है। अब हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हमारे पास जो है इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। तो अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो हमारे पास एक वेक्टर ये आर इस तरह से है, एफ इस तरह से है ना, तो ये दोनों वेक्टर इस तरह से आ रहे हैं, यानी कि एक आर है, ठीक है, और एक मेरे पास इस तरह से एफ है। दरमियान में जो आपके पास एंगल बनेगा वो आपके पास काउंट होगा। अब हमने क्या करना है कि अगर के हम यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल 80 आ रहा है, उस 80 में से 10 को निकाल दें, यानी कि इस 10 वाले को माइनस कर दें, तो मेरे पास दरमियान का एंगल रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर कि मेरे पास देखा जाए तो ये मेरे पास लेट से θ1 है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक θ2 है। तो यहाँ पर अगर कि हम देखें कि मैं θ2 को θ1 से माइनस करूँ, यानी कि 80 को 10 से माइनस करूँ, तो मेरे पास 70 डिग्री मेरे पास आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कि यहाँ पर नोटिस किया जाए तो आपके पास इस पूरे 80 में से अगर कि मैं 10 को माइनस कर दूँ, यानी कि ये आपके पास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एंगल आ रहा है ना, इस पूरे एंगल में से इस नीचे वाले को निकाल दूँ तो मेरे पास दरमियान का एंगल बनता है जो कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान में आ रहा है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि R और F के दरमियान का जो एंगल होगा वो हमें चाहिए। तो वो कैसे आएगा आपके पास, जब आप 80 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास 70 डिग्री आएगा। तो 80 डिग्री जो है वो R का वेक्टर है और 10 डिग्री जो है वो मेरे पास F का वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मेरे पास दरमियान का एंगल आएगा जो मेरे पास 70 डिग्री है। Now we have magnitude of vector f is equals to आपके पास 5.5 Newton, and the same way the angle for f is equals to θ1 is equals to 10 डिग्री। f के लिए 10 डिग्री है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया फोर्सफुल इक्वेशन को। और सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r is 4.3 मीटर एंड एंगल फॉर r is equals to θ2 और ये मेरे पास 80 डिग्री आता है, राइट। तो आपने अगर कि दोनों के दरमियान का एंगल निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फुल 80 में से इस 10 को माइनस कर दो तो मेरे पास जो है वो 70 डिग्री एंगल आता है। तो ये मेरे पास कहानी है आपके पास कि θ2 माइनस θ1 जो है वो आपके पास 70 डिग्री हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड। ये जो है ना ये इस तरह इसके नीचे ही करना था, लेकिन मुझे फिर बाद में याद आया कि यार ये इधर किया तो ये गिवन डेटा में भी एंगल की कहानी होनी चाहिए। तो मैंने फिर बाद में मतलब कि इस तरह से इसको सेट करके सॉल्व किया। तो आप जो है इसको इसके नीचे सॉल्व कर देना, क्योंकि मैंने एक दफ़ा कर दिया था तो मैंने कहा यार अब इसको दोबारा से क्या इरेज करके लिखूंगा। तो आप जो है ये टू फाइंड से ऊपर ऊपर आपने ये करना है, उसके बाद फिर आपने टू फाइंड लिखना है। यानी कि ये जो थीटा की कहानी है ना ये आपने इस तरह इसके साथ चलानी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने टू फाइंड करना है। मेरे पास जगह का थोड़ा सा वो स्पेस आगे बची तो मैंने दरमियान में ऐसी एक बाउंड्री से बना दी है। टू फाइंड हमने डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है अगर के ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसके मैग्नीट्यूड की बात हुई है तो हमने क्या करना है कि एक सिंबॉलिकली हमने यहाँ पर दो लाइंस लगा देनी है और बाद में जब हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो हमारे पास एफ डॉट आर जो है दैट वुड बी इक्वल्स टू एफ आर कॉस थीटा एंड द सेम वे एफ क्रॉस आर करते हैं तो वो मेरे पास एफ आर साइन थीटा। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट देन वी हैव टू पुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन x. So if you want to find the magnitude of dot product then you have to put equation 1 2 3। आपने इसमें जो है equation 1 2 3 1 जो है f की वैल्यू, r जो है वो आपके पास सेकेंड इक्वेशन और आपके पास थीटा जो है वो थर्ड इक्वेशन आप पुट करेंगे तो मेरे पास 5.5 न्यूटन 4.3 न्यूटन cos 70 एंड देन मल्टीप्लाई कर लो तीनों को तो आपके पास जो आएगा 8.09, राउंड ऑफ करेंगे तो 8.1 न्यूटन मीटर मेरे पास आ जाएगा। इसको इसके करीब कर लेते हैं, फिर आप लोग, मैं साइड पर हूँगा, अभी भी साइड पर हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आता है, पुटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन y। इस इक्वेशन y में आपने f, r और थीटा की वैल्यू को पुट करना है। इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 5.5 न्यूटन, 4.3 मीटर एंड साइन 70 डिग्री जो है पुट करेंगे 0.939 एंड 22.2 न्यूटन मीटर मेरे पास जो है। तो f क्रॉस r इज इक्वल टू मेरे पास 22.2 न्यूटन मीटर आता है। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का, और ये मेरे पास आ गया डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। एंड देन thus the magnitude of dot product is 8.1 न्यूटन मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 22.2 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि हम लोग जो है यहाँ पर अगर के डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले फॉर्मूले का पता होना चाहिए, मुझे सेकेंडली आपके पास एंगल का पता होना चाहिए कि कैसे एंगल, एफ का एंगल मेरे पास 10 डिग्री है, आर का एंगल मेरे पास 80 डिग्री है। तो अगर मैंने दरमियान का एंगल लेना है ना, यानी कि ये एफ है, ठीक है, इसको साइड पे दोबारा इस तरह से करते हैं। एफ जो है वो आपके पास आर है, ठीक है, ये आपके पास आर है। तो ये एंगल जो एफ का अलग है और ये बेस से लेकर मतलब कि एक्स एक्सिस से लेकर आपके पास आर तक है। तो मुझे दरमियान का एंगल चाहिए ना, जो कि 70 डिग्री, मैंने 80 में से 10 को माइनस किया तो मेरे पास 70 डिग्री। सो आपके पास ये 70 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया आप कॉस थीटा के अंदर और साइन थीटा के अंदर आप 70 डिग्री पुट करेंगे, देन यू विल गेट योर आपके पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। सो आवर रिजल्ट इज दस द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 8.1 न्यूटन मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 22.2 न्यूटन मीटर्स। सो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल था। अब इससे रिगार्डिंग आपका एक मेन पॉइंट बताता जाऊं कि ये डायग्राम की हेडिंग है, इसको डायग्राम की हेडिंग कर लेते हैं। पेपर में डायग्राम की हेडिंग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा, आपको जो है इससे मतलब कि आपके जो आंसर में है वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। सो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो 6 नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें कह रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6। मतलब ये हुआ कि 2 वेक्टर्स हैं, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास गिवन है। यानी कि आपके पास जो है ये ए वेक्टर डॉट आपके पास बी वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास 6√3 हमारे पास। यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो जब भी आपके पास किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात होती है, तो लेट्स से आपके पास ए वेक्टर है ना, इसकी मैग्नीट्यूड की बात होगी तो आपने 2 बार उसके यहाँ पर लगानी। तो जो मैग्नीट्यूड का तरीका होता है जो हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, राइट। सो ये हमारे पास जो है आपने इस तरह से 2 बार लगानी होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, आपने उसकी वैल्यू हमारे पास है कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास 6√3 है और आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 6 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, यानी कि आपके पास जो 2 वेक्टर्स के दरमियान में एंगल आ रहा है वो थीटा हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि वो हमारे पास अननोन है, राइट। सो आपके पास जो है कैलकुलेशन में हमने क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने फार्मूला नहीं बनाया क्योंकि ये फार्मूले के लिए मुझे ये करना पड़ता और उसके बाद में थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 करता। लेकिन आपकी मर्जी है, आप फार्मूला यहाँ पे मेंशन करें तो भी ठीक है। यहाँ पर फार्मूला मुझे मेंशन करना ठीक नहीं लगा क्योंकि फिर ये कैलकुलेशन में हम दोबारा से ये नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने किया। आप यहाँ पर अगर कहते हैं कि फार्मूला होना चाहिए तो फार्मूले की हेडिंग में आपने क्या करना है कि पहले आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, उसके बाद आपने थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके 1/√3 करके मतलब कि आप उसको फार्मूले में लिख सकते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह कराया ये ठीक है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल वैलिड है आपके पास। कैलकुलेशन में आपने क्या करना है कि इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है, यानी कि ये 2 को ऊपर रखेंगे और 1 को नीचे रखेंगे। तो 2 की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है, नीचे आपके पास जो 1 की वैल्यू है वो आपके पास 6√3 आ रही है। तो आप जिस वक्त इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो 1/√3 आएगा। एंड देन आफ्टर दैट आपके पास जो है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड देन साइन बाई कॉस आपके पास, जैसे कि हम मैथमेटिक्स से जानते हैं, 10 क्लास पढ़ के आए हो सारे मेरे ख्याल से, या नहीं? अगर के 10 क्लास पढ़ के नहीं आए तो कैसे आए हो आगे? खैर तरीके बहुत होते हैं आने के आगे, आपके पास यू नो वेरी वेल कैसे आया जा सकता है आगे, ठीक है। लेकिन अगर के पढ़ के आए हो तो वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, आई गेस 7 चैप्टर था, राइट। वहाँ पर हमने मैथ्स में पढ़ा था कि टेंजेंट इज इक्वल टू आपके पास साइन बाई कॉस होता है हमारे पास। तो आपके पास जो है ये tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 एंड देन आपने क्या करना है कि tan इनवर्स देना है। आप जिस वक्त tan इनवर्स देंगे तो आपके पास 1/√3 होगा एंड देन आपके पास जो है थीटा 30 डिग्री के बराबर आएगा। सो द रिजल्ट इज दस द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी आपके पास 30 डिग्री आएगा। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, tan दबाएंगे, इस तरह से बता देता हूँ। ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये वाला कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर बेस्ट होता है, अच्छा इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए जो मैथ्स भी पढ़ते हैं एफएससी में आके। तो ये आपने शिफ्ट दबाना है, आई होप कि नज़र आ रहा है, ठीक है। शिफ्ट दबाना है, ठीक है। उसके बाद आपने
10 दबाना है तो इन्वर्स हो जाएगा, आपने 1/√3 करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री आएगा, राइट। ये कैलकुलेटर FX 991 ES स्पेशली अगर कि मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास ये कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेटर ज़्यादा अच्छा होता है आपके पास। सिंपल सा न्यूमेरिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आपके पास मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना, मैग्नीट्यूड है और आपके पास जो है ना सिर्फ बार्स इंडिकेशन के लिए बताई हुई कि हमारे पास गिवन डेटा में मैग्नीट्यूड आ रहा है और बाकी इसका कोई इतना ज़्यादा देना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ चुकी हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इस न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये 7th नंबर न्यूमेरिकल है, इसमें मैं कह रहे हैं कि अ यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग विद वेट 6 न्यूटन कैन बी सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन अ शार्प एज। ये वेज नहीं है, एज है, बुक में एज लिखा हुआ है, वैसे वेज भी हो सकता है। विद वेट ऑफ 10 न्यूटन एंड 15 न्यूटन हमारे पास। मतलब ये कि इस शेर में शायद ये कहना चाहता है, स्टेटमेंट में ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, एक इस तरह का यूनिफॉर्म रॉड है और उसको हमने एक शार्प एज पर जो है इस तरह से सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन उस जो रॉड है उसका वेट हमारे पास आ रहा है 6 न्यूटन। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, अब उसके एक साइड पर जो है वो वेट जो होगा वो आपके पास 15 न्यूटन सस्पेंडेड है, सेकेंड साइड पर आपके पास जो है वो 10 न्यूटन सस्पेंडेड है। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बैलेंस। पॉइंट ऑफ बैलेंस आपके पास कहाँ होना चाहिए, मतलब ये कि ये जो ये वेज है, ये जो आपके पास ये पड़ा हुआ है, ये कहाँ पर होना चाहिए कि आपके पास ये इस तरह से मतलब कि बैलेंस हो जाए। आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये होना चाहिए मुझसे कि सर सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये जो वेज रखा है, ये जो वेज हमारे पास इस तरह से, वेज आपके पास इस तरह से रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक सा होता है ट्राइंगुलर शेप का, और उसके ऊपर ना एक इस तरह से ब्लेड सा लगा होता है जिसके ऊपर हम ये रॉड को बैलेंस करते हैं। तो आपने इस साइड पर 15 न्यूटन वाले के पास क्यों रखा है, यानी कि ये सवाल आपका बनता है। ये सारी की सारी डिस्कशन साइड पर रखकर ये सवाल आप लोग पहले मुझसे पूछ सकते हैं। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि हमारे पास जो है अगर के कोई 9th क्लास पढ़ के आया हो, एक मिनट सबर करो, अच्छा ये तुम उतनी देर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मुझे एक चीज़ कंफर्म करने दो, ठीक है, ओके यस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड पर हुआ था क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अच्छा जी, 9th क्लास में हमारे पास वो जो एक क्वेश्चन था, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एक क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक फैट जो बॉय है वो एक स्मॉल बॉय के साथ जो है वो खेल सके सी सॉ पर। तो हमने कहा था कि येस इट इज़ पॉसिबल, अगर के फैट बॉय जो है वो जो आपके पास जहाँ पर मूवमेंट आपके पास जो आ रही है, आपके पास जो ये आपके पास ये मूवमेंट कर रहा है, अगर के वो जो है वो इसके मतलब के करीब हो, और हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो जो छोटा बॉय है, यानी कि जो आपके पास जो छोटा बच्चा है वो अगर के दूर हो, यानी कि अगर के आपके पास वेट कम होता है तो उसकी वैल्यू को, टॉर्क की वैल्यू को कंपनसेट करने के लिए हम मोमेंट आर्म बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और अगर के आपके पास जो है वेट ज़्यादा होता है तो आपको उसकी वैल्यू मतलब कि टॉर्क की ओवरऑल वैल्यू कंपनसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोमेंट आर्म कम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क का रिलेशन होता है वो होता है हमारे पास R क्रॉस F। इफ़ वी कैन टेक आवर टॉर्क एज अ कांस्टेंट, सो हमारे पास क्या होगा कि R क्रॉस F हुआ, तो आप इसको इधर लेके जाएं तो मेरे पास ये हो जाएगा, आपके पास कांस्टेंट को इक्वल में चेंज करके प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगी, जाहिर सी बात है कांस्टेंट और इक्वल प्रोपोर्शनलिटी बन जाती है। तो अगर के फोर्स बढ़ाएंगे, यहाँ पर फोर्स जो है वो आपके पास वेट है, यानी कि वेट की बात हो रही है, वेट भी एक फोर्स होता है हमारे पास, ठीक है, और आपके पास जो है ये मोमेंट आर्म कम होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ कि मेरी सारी बात समझाने का मतलब ये है कि ये जो वेट है 15 न्यूटन, ये 10 से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेज होगा वो आपके पास ज़्यादा वाली वेट की साइड पर रखा जाएगा, क्योंकि उसका मोमेंट आर्म छोटा होगा, बाकी वेट का जो मोमेंट आर्म है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो आपके पास जो है वो स्मॉल वेट है, उसका मोमेंट आर्म हमारे पास बड़ा होना चाहिए। ये एक कॉमन सेंस की बात है जो कि अगर के आप समझ जाते हैं कि अगर के एक मोटा बच्चा अगर के छोटे बच्चे के साथ जो है, एक पतले बच्चे के साथ जो है वो करना चाहता है, खेलना चाहता है सी सॉ पर, तो उसको जो है सी सॉ के करीब आना पड़ेगा, मतलब कि जहाँ से वो मूवमेंट हो रही है हमारे पास, ठीक है, मतलब कि वो इस तरह से अगर मूवमेंट हो रही है ना, तो लेट से ये आपके पास सी सॉ की मूवमेंट है, तो जो मोटा बच्चा है उसको यहाँ पर करीब आना चाहिए और जो पतला बच्चा है उसको यहाँ से दूर होना चाहिए। तो सेंटर से आपके पास जो इसका डिस्टेंस होगा मूवमेंट आर्म का वो आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक है, ये जो है ये लेट से R1 है और ये हमारे पास जो है ये आपके पास R2 है। सो आपके पास जो R1 होना चाहिए वो R2 से ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर के देखा जाए तो ये वेज हमने कॉमन सेंस की बात है कि इसको ज़्यादा वाले वेट की साइड पर रखना है। ये कहीं पर भी डिस्कशन नहीं हुई हुई, डायरेक्ट डायग्राम बनाई जाती है। और
मेरी कहानी समझ में आ गई है तो ये फिर पॉइंट समझ में आ जाएगा, ठीक है यानी। तो इसलिए हमने इसका मोमेंट आर्म छोटा रखा और इसका जो है मोमेंट आर्म बड़ा रखा। अब हमने सबसे पहले जो हमें गिवन है लेंथ ऑफ रॉड जो आपके पास है वो आपके पास r इक्वल टू मेरे पास 1 r है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ अगर के देखा जाए ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका जो वेट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर एक्ट करेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उसका पूरा वेट एक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पॉइंट बी पर आपके पास जो है इस पूरे रॉड का वेट जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो कि हमारे पास 6 न्यूटन है। तो 6 न्यूटन हमारे पास एक्ट कर रहा है, ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक काम करना कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल मुझे कह रहे हैं कि वेट ऑफ रॉड W इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। जो मैं बातें बताता जा रहा हूँ वो साथ साथ मैं गिवन डेटा में भी मेंशन करता जा रहा हूँ। मैंने 2 वैल्यूज़ यहाँ से निकाल ली हैं। अब क्या होगा कि वेट सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड ऑफ रॉड इज इक्वल टू W1। मैंने इसको W कहा है, ज़्यादा वाले वेट को 1 कहा है, कम वाले वेट को 2 कहा है। बस ये नोटेशन ध्यान में रखिएगा। तो वो वाला वेट जो ज़्यादा है उसको हमने W1 का, वो 15 न्यूटन है, और जो कम है जो अदर एंड पर आपके पास सस्पेंडेड है आपके पास, ठीक है, तो वो हमारे पास, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉइंट आपके पास जो है BH सबर। यार इस कुत्ते को सामने घर वालों ने कुत्ता रखा हुआ है, ये विंडो जब खुलती है तो आवाज़ें देता है, पता नहीं कोई गुजरा होगा इसके घर के सामने से। मुझे ज़रा विंडो बंद करने दो, 1 मिनट। एक्चुअली ये होता है ना कि मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ ना वो फ़ैन ऑफ किया होता, तो विंडो मैंने ओपन की थी कि हवा है, लेकिन वो अभी शुरू हो जाएगा ना, स्टार्ट हो जाएगा, उसको मेरी याद आती है और वो कहता है कि यार कहाँ छुप गया भाई तू, आना मेरे साथ बातें करना। रात के तकरीबन हो रहे हैं, अगर कि तुम लोग टाइम देख सको, टाइम देख सको, ये रात के टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, यानी कि फजर का टाइम हो रहा है। सॉरी, अंधेरा है तो इसलिए रात कह रहा हूँ, वरना फजर का टाइम है, 4:30 हो रहे हैं। तो वो इस तन्हाई को मिटाने के लिए मुझे कहता है कहाँ हो तुम, आओ मेरे पास, आओ मेरे से बातें करो। बिल्कुल सामने नजर आता है, किसी वक्त व्लॉग बनाऊंगा दिखाऊंगा। ओके, ये W2 मेरे पास जो है ये दूसरे एंड पर आपके पास सस्पेंडेड है। अब मेरे पास जो है ये डिस्टेंस ऑफ W1 जो है ये मेरे पास R1 जो कि मेरे पास X के बराबर होगा। अब यहाँ से कहानी असल शुरू होती है। अब मुझे तो ये डिस्टेंस नहीं पता ना, मुझे तो ये पता है कि ये टोटल 1 मीटर है और सेंटर से आपके पास हाफ इधर 0.5 और हाफ इधर 0.5, ये तो मुझे पता है कि आधा आधा आ रहा है, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है कि मुझे वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये कितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा कि यहाँ पर क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये असल में मेरे पास पॉइंट ऑफ बैलेंस होगा जिसको X कहेंगे, जो मुझे फाइंड करना है और मालूम अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे पास जो है ये 0.5 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसका क्या मतलब होता है? देखो ये वेट है ना W1, इसका ये मोमेंट आर्म है जो कि मेरे पास X है, जो कि मेरे पास A से लेकर, लेट से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास, इसको मैंने B कहा है तो इसको मैंने D सही कहा था, सॉरी, इसको मैंने ऐसे ही हटा दिया था, सॉरी, कोई मसला नहीं है। वैसे तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है वेरिएबल्स यहाँ पर कहीं पर आगे यूज़ नहीं करा, लेकिन फिर भी आप लोग इनको नाम दे दीजिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं, लेट से आपके पास ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ये पॉइंट O है, सही है ना, पॉइंट O मैंने ऐसे नाम दे दिए। अब ये जो AO है ना, ये आपके पास असल में पॉइंट ऑफ बैलेंस है कि हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा वेज को कि ये बैलेंस हो जाए और ये अब ना गिरे एक साइड पर, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि डिस्टेंस ऑफ W1 इज इक्वल टू R1, ये मेरे पास जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म ये R1 है और इसको मैंने X कह दिया, ठीक हो गया। इसके साथ साथ आपके पास डिस्टेंस ऑफ W2, ओहो ये तो मिट गया मेरे से, डिस्टेंस ऑफ W2 जो है वो मेरे पास 10 न्यूटन है, लेकिन वो डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये सारा यहाँ तक आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा मोमेंट आर्म होगा, ऐसा ही है ना, पूरा का पूरा मोमेंट आर्म होगा। तो इस पूरे मोमेंट आर्म की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी होगी, ज़रा गौर कीजिए। देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं ज़रा एक काम करता हूँ कि मेरे पास पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मीटर आ रही है, और इस 1 मीटर में से अगर के मैं ऐसा करूं कि मैं ये जो x आ रहा है इसको निकाल दूं तो पीछे मेरे पास ये नहीं रह जाएगी, ये वाली वैल्यू रह जाएगी ना। मतलब ये कि इस पूरे रॉड में से मैं सिर्फ x को निकाल दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर के, 1 मिनट सब्र करो यार, 1 मिनट, सॉरी, इस न्यूमेरिकल में बार बार यार कोई ना कोई इशू हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं इसको पॉज नहीं करना चाहता, पीसीज में नहीं बनाना चाहता क्योंकि फिर एडिटिंग में बड़ा ज़ोर लगता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ज़ोर लग रहा है, बस काफ़ी, एडिटिंग में ज़ोर नहीं लगाना चाहिए फिर क्योंकि गड़बड़ होती है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फुल 1 है ना, और इस 1 में से x को निकाल दो तो पीछे मेरे पास सिर्फ ये मोमेंट आर्म रहता है, तो मेरे पास ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस एक्स हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये देखा जाए तो ये मेरे पास 1 माइनस एक्स है, जो कि मेरे पास इस पूरे का W2 का मोमेंट आर्म आ रहा है। तो मतलब ये W2 की जो मूवमेंट होगी वो इस पूरे मोमेंट आर्म की वजह से होगी। तो मेरे पास ये होगी 1 माइनस एक्स। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास जो है ये 1 माइनस एक्स जो है ये W2 की वजह से मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि ये मेरे पास लेट से डिस्टेंस ऑफ W2 इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 माइनस एक्स होगा, और डिस्टेंस ऑफ W इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस एक्स। देखो ये तो चलो हमने पूरा मोमेंट आर्म निकाल लिया था ना, लेकिन इस W की देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टोटल, वो आपके पास कितना आ रहा है, वो आपके पास जो है वो A और B का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, आपके पास 0.5 आ रहा है। और अगर कि मुझे स्पेसिफिकली ये निकालना हो, OB को निकालना हो, ठीक है, OB को, तो मैंने इस OB को निकालने के लिए इस पूरे AB में से इस x को माइनस कर दूँ। मतलब ये कि देखो 0.5 आपके पास क्या है, टोटल है, यहाँ से A से लेकर आपके पास B तक सारा का सारा क्या है, 0.5 है। और अगर के इस पूरे 0.5 में से मैं इस डिस्टेंस को, जो कि बाहर का डिस्टेंस है, x को निकाल दूं, तो मेरे पास ये वाला पीस रह जाएगा ना, ये आपके पास OB। तो ये जो OB होगा ये मेरे पास होगा 0.5 माइनस एक्स मेरे पास, राइट। अच्छा जी, अब मेरे पास ये 0.5 माइनस एक्स जो है ये मेरे पास OB के बराबर आ चुका है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पर जो है इसका जो डिस्टेंस है वो मैंने W का डिस्टेंस मैंने क्या लिखा, 0.5 माइनस एक्स। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर आप इस डायग्राम को समझ गए तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, अच्छा जी, ये 3 डिस्टेंस आपने निकाल लिए, जिसमें आपके पास जो है ये इसका जो है 1 माइनस एक्स, इसका जो है ये W का जो है ये मेरे पास 0.5 माइनस एक्स, और ये W1 का जो है वो मेरे पास x। तो 3 डिस्टेंस अगर कि मेरे पास निकल गए हैं, तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने पॉइंट ऑफ बैलेंस फाइंड करना है। अब इस पॉइंट ऑफ बैलेंस का मतलब होता है मेरे पास x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज टॉर्क, राइट। मतलब कि जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है उतना ही आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क भी आ रहा है। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर कि हम लोग देखें तो आपके पास जो है ये जो टॉर्क है ये आपके पास इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कि ये नीचे की तरफ आएगा ना, इस तरह से मूवमेंट करेगा। तो ये मेरे पास घड़ी की ऑपोजिट सेंस में चल रहा है, यानी कि घड़ी इस तरह चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी तरह देखा जाए तो ये जो होगा ये मेरे पास क्लॉकवाइज है, यानी कि इस वेट का देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज है, और इसका देखा जाए तो ये भी मेरे पास क्लॉकवाइज आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज जो है ये मेरे पास W1 मल्टीप्लाई ये मोमेंट आर्म, आपके पास W1 मल्टीप्लाई आपके पास x आ रहा है, AO यानी कि x आ रहा है, तो मैंने लिखा W1 मल्टीप्लाई x, आपके पास मोमेंट आर्म हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास जो है ये आपके जो W है, W मल्टीप्लाई आपके पास 0.5 माइनस एक्स, तो W आपके पास क्या करेगा, W मल्टीप्लाई 0.5 माइनस एक्स, आपके पास जो 0.5 माइनस एक्स मतलब कि क्लॉकवाइज टॉर्क में आ रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने ये W जो है इसको 0.5 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो है ये आपके पास क्लॉकवाइज आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो W2 है, W2 भी आपके पास आ रहा है, तो W2 आपके पास जो है ये पूरे का मतलब कि हमने लेना है यहाँ से यहाँ तक का पूरा मोमेंट आर्म आ रहा है, तो W2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स आपके पास आ रहा है। तो मतलब ये कि W2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स आपके पास जो है ये हमारे पास आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू आपके पास जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहे हैं वो हमने ऐड कर दी, तो इसको हमने कह दी इक्वेशन Z या इक्वेशन Z। अब हमने क्या करना है कि अब हमने पुटिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इन इक्वेशन C, आप अगर के इन इक्वेशंस को, यानी कि आपके पास जो ये रिस्पेक्टिव इक्वेशन है W की वैल्यूज़ हैं W1, W2, और मेरे पास आपके पास जो है ये x 1 माइनस एक्स, और मेरे पास 0 पॉइंट माइनस आपके पास जो है 5x, इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट किया यहाँ पर। पुट करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले काम कि ये जो हमारे पास न्यूटन आ रहा है ना, न्यूटन जो आपके पास यूनिट है, यहाँ से आपने कॉमन किया, यहाँ से आपने कॉमन किया, और हमने क्या करना है, कॉमन करने के बाद आपने कैंसिलेशन कर लेनी है। तो आप कैंसिलेशन करेंगे तो न्यूटन जो है यहाँ से कॉमन होकर आपके पास, और वहाँ से आपके पास जो है ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब हमने पीछे क्या रह जाएगा, हमारे पास 15x इज इक्वल टू मेरे पास इस 10 को हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 माइनस आपके पास 10x हो जाएगा, और फिर आपने 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 3, और फिर आप ये प्लस माइनस माइनस और 6 को x का मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है,
-10x और -6x को मैंने ऐड कर देना तो मेरे पास -16x आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये मेरे पास आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 और 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 और 16x। अब ये -16 जिस वक्त उधर जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ये उधर जाकर आपके पास जो है 15x + 16x इज इक्वल टू आपके पास सिर्फ 13 रह जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 31x इज इक्वल टू 16x आता है, 31 को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आंसर जो होगा वो आएगा 0.419। हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, बुक वाला आंसर बनाएंगे तो ये मेरे पास 0.42 मीटर बन जाएगा। सो दस द पॉइंट ऑफ बैलेंस विल बी 0.42 मीटर्स। मतलब कहने का ये हुआ सारी जो इधर वो कॉन्सेप्ट है या सारा जो यहाँ पर आपके पास जो सारी गेम है वो सारी की सारी आपके पास जो गेम आ रही है वो आपके पास इनके मूवमेंट आर्म्स की है। और बेसिकली हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है उसमें आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि वेज को हमने ज़्यादा वाले वेट के करीब क्यों रखा है और जो लाइटर वेट है यानी कि ये 10 न्यूटन है इससे दूर क्यों रखा है। असल कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पर होती है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि आपके पास जो है बेसिकली ये हो क्यों रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को जो है मतलब कि मद्देनज़र रखना और इस चीज़ को मतलब कि नोटिस करना है कि इसके करीब होगी और वो डिस्टेंस जो कि आपके पास ये x आ रहा है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये कह सकते हो इस बुक के बड़े टेक्निकल 3-4 न्यूमेरिकल है, अगले 2 न्यूमेरिकल्स और ये न्यूमेरिकल बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल है, मैं ये समझ सकता हूँ। और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने साइड पर रखे हैं कि बच्चे को क्या समझाना है, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा है। लिटरली इस न्यूमेरिकल को बनाने में मुझे तकरीबन समझाने के सेंस में कि समझाना कैसे है, ठीक है, असल चीज़ समझाना है। तो इसमें जो मूवमेंट आर्म है ना, मूवमेंट आर्म वो जो है समझाना है कि यार ये एक्स पॉइंट है ये हमने फाइंड आउट करना है और ये जो बाकी आपके पास जो आ रहे हैं मूवमेंट आर्म्स हमने कैसे निकाले, मैंने बड़े आराम से समझाए हैं। पहले एक्स के बारे में, फिर ये डब्ल्यू के लिए आपके पास ये डिस्टेंस आ रहा है तो ये टोटल 0.5 है और अगर कि इस पूरे 0.5 में से x को निकाल दें तो 0.5 - x रह जाता है, तो वो ये मूवमेंट आर्म आता है। और इसी तरह अगर कि हम लोग देखें तो ये पूरा जो है ये पूरा आपके पास जो है ना, अगर कि इस आपके पास OD की बात करें जो इस W2 के लिए पूरा मूवमेंट आर्म आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट करेगा ना, मतलब कि जब मूवमेंट करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके अंदर आपके पास फिर ये वाला भी आएगा और आपके पास ये टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 होता है। और इस 1 में से अगर कि मैं ये पूरे AD में से अगर कि मैं इस x को निकालूं तो मेरे पास ये 1 - x रह जाता है। तो ये मेरे पास मूवमेंट आर्म हो गया। आपने मूवमेंट आर्म साइड पर करके उसके बाद आपने सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से रॉकेट साइंस नहीं है, सॉल्व हो जाता है मेरे ख्याल से, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है और आपको ये डायग्राम के साथ समझना है। डायग्राम के बगैर पे इस न्यूमेरिकल को, ऐसे न्यूमेरिकल्स को पेपर में अटैम्प्ट नहीं करना क्योंकि समझ नहीं आएगी, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो मैं साइड पर दोबारा हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं जो पहले साइड पर हुआ था वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट वहाँ पर लेना क्योंकि वो साफ़ है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काम किया तो इस वजह से बोर्ड गंदा हो गया। सो चलें अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं और इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में या क्लास के ग्रुप पे पूछ। तो ओके बच्चों, अब हम अपने सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल पर आ चुके हैं। इस न्यूमेरिकल हमें कह रहे हैं कि अ 4 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म लेटर विद वेट ऑफ 120 न्यूटन लीन्स अगेंस्ट वॉल मेकिंग 70 डिग्री अबव अ सीमर फ्लोर एज शोन इन फिगर। हमें यहाँ से लेकर स्टार्ट से लेकर एज शोन इन फिगर तक शायर ये कहना चाहता है, ठीक है, कि हमारे पास एक लैडर है, सीढ़ी है, जिसका वज़न जो है, जिसका वेट जो है वो हमारे पास है 120 न्यूटन। अब जाहिर सी बात है कि लैडर यूनिफॉर्म लैडर है तो उसका वेट भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा इस तरह से। उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 4 मीटर है, मैंने सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सॉरी ये मेरे पास मीटर है, मैंने सेंटीमीटर लिखा हुआ था। 4 मीटर है और वो आपके पास ग्राउंड से, फ्लोर से, सीमेंट फ्लोर है, सीमेंट का फ्लोर है और वो जो ग्राउंड से एंगल बना रहा है, फ्लोर से एंगल बना रहा है, वो कितना बना रहा है 70 डिग्री। यहाँ तक की कहानी में शायर ये कहना चाहता है। एज्यूमिंग द वॉल इज़ फ्रिक्शनलेस, वॉल जो है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब कि आपके पास जो है वॉल जो है वो थोड़ी सी आपके पास जो है उसमें फ्रिक्शन नहीं है, वो स्लिपरी है।
बट द फ्लोर इज़ नॉट। यहाँ पर फ्लोर जो है वो फ्रिक्शन मतलब कि प्रोवाइड करेगा, यानी कि फ्रिक्शन लेस नहीं हो सकता, उसमें फ्रिक्शन होगी। जाहिर सी बात है कि अगर ये भी फ्रिक्शन लेस होता तो जो बंदा ऊपर चढ़ेगा वो सीढ़ी जो है, लेडर जो है वो स्लिप होगी, जाहिर सी बात है गिर जाएगा बंदा। ऑब्वियस सी बात है ना। कभी ऐसा हुआ हो तो बता देना मुझे कि फ्लोर से कौन कौन, ये फ्लोर पे सीढ़ी पे चढ़ते हुए कौन कौन गिरा है। मैं गिरा हूँ तो मुझे पता ना। जब भी मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई पीछे पहले जो है ना नीचे इस तरह से कोई जो है वो पाँव रखें सीधे, उसके बाद मैं ऊपर चढ़ूँगा, ऐसे नहीं, ठीक है। सो determine the forces exerted on the floor on the ladder by the floor and the wall। इस ladder पर ये जो रिएक्शनल फोर्स है जो कि वॉल लगा रही है वो फाइंड करनी है, और जो ये फ्लोर आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, राइट। अब ये तो चलो आसान बातें होगी ना। तो हमने ये लिख दिया कि लेंथ ऑफ अ लेडर ए बी, हमने इसको नाम दे दिया है ए बी। मैंने ये नीचे इसकी मतलब कि जो डायग्राम है ना, जो ब्लॉक डायग्राम है वो मैंने बनाई है इसकी। ये तो जनरल डायग्राम थी, इसको फिर मतलब कि मज़ीद हमने जनरलाइज़ किया इस बात को। ये ए बी जो है ये मेरे पास जो है ये इसकी डायग्राम है, वो है लेंथ है डायग्राम के अंदर। वेट ऑफ लेडर जो है वो हमारे पास 120 न्यूटन है, यानी कि जो है ना सेंटर से इसका वेट जो है वो मेरे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ग्राउंड, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है फ्रॉम ग्राउंड हमारे पास जो है ये आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास लेट से ये वो आपके पास पॉइंट है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपके पास जो है ना ये ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है। जाहिर सी बात है पूरी लेडर जो है वो 4 मीटर की है, तो जब आप इसको ए जी यानी कि इसका हाफ डिस्टेंस देंगे तो वो L/2 हो जाएगा। L/2 यानी कि फुल आपके पास L आ रहा है और हाफ जो है वो आपके पास L/2 आ रहा है। सो ए जी जो है मेरे पास L/2, सो L की वैल्यू मेरे पास 4 मीटर आएगी। तो 4 मीटर डिवाइड बाई 2 में करूँगा तो मेरे पास 2 मीटर, ए जी की वैल्यू मेरे पास 2 मीटर आ जाएगी। Now what we have to find? We have to find force of reaction on the ladder due to wall। आपने जो force of reaction है, यानी कि जो आपके पास वॉल जो रिएक्शन प्रोवाइड करी, जाहिर सी बात देखो लेडर जो है वो इस तरह से है ना, तो वॉल जो है वो मेरे पास रिएक्शन प्रोवाइड करी, वो फोर्स ऑफ रिएक्शन हमने फाइंड आउट करनी होगी, ओके। इसके अलावा हमारे पास फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द लेडर ड्यू टू ग्राउंड, हमारे पास जो ये ग्राउंड जो है, ये जो फ्लोर है, ये जो ग्राउंड है, ये कितनी उसको मतलब कि रिएक्शन फोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये फोर्स होगी वो तो आपके पास इस डायरेक्शन में होगी ना, मतलब कि इस डायरेक्शन में, यानी कि आपके पास हाइपोटेन्यूज पर लगेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस फोर्स को रिजॉल्व किया fx में और fy में। मैंने 2 कंपोनेंट्स इसके बना दिए अपनी आसानी के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा गौर करते हैं इसकी मज़ीद कहानी में कि अगर कि मुझे इसकी ये एफ वॉल फाइंड करना है, रिएक्शन फोर्स फाइंड करनी है वॉल की, जो कि वो लेडर पर लगा रही है, वो हम कैसे लेंगे। मेरे साथ साथ जाएंगे तो न्यूमेरिकल आसान लगेगा, लेकिन अगर कि आप मतलब कि डायरेक्ट इसको पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस किस्म के न्यूमेरिकल में आपको जो स्टेप बता रहा हूँ उन्हीं स्टेप को आपने फॉलो करना है, राइट। अच्छा जी, बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसमें आपके पास जो है सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है, जिसमें आपके पास इसको इस तरह लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल आपके पास जो है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज टॉर्क, राइट। ये जो है ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा, जितना भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा इधर इस डायग्राम के अंदर, वो बराबर होगा आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क के। अब आपके सवाल ये आएगा कि सर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहाँ पर है और क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे पास कहाँ पर है, जिस तरह कि लास्ट न्यूमेरिकल में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपके पास जो है देखो ये पूरी की पूरी वॉल है, ग्राउंड से लेकर आपके पास फ्लोर से लेकर आपके पास ये टॉप पॉइंट तक जहाँ पर आपके पास लेडर है, और ये आपके पास रिएक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। मैंने तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो अब देखो ज़रा, मेरे पास ये मेरे पास मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक हो गया, और आपके पास जो रिएक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है वो आपके पास सामने की तरफ है। तो ये इस तरह से मूवमेंट कर सकता है ना, मतलब कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो इसका ये मूवमेंट आर्म हम इसको सपोज कर सकते हैं। बाज़ नोट्स में ए को मूवमेंट आर्म लिया हुआ है, लेकिन उसकी कोई तुक नहीं बनती, उसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हमने चूंकि हम पीछे करते आए हैं तो फिर तो ठीक है, लोग ले रहे हैं ये जगह लेके करते हैं, ए ई आप लेते हैं यहाँ पर सी बी की जगह ए ई लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन
यहाँ पर उसकी तुक नहीं बनती। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है ये आपके पास जो है ना ये फोर्स जो आपके पास वॉल की जो आपके पास जो है ये रिएक्शनल फोर्स है, ये उसकी डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। वॉल पर मतलब कि देखो अगर के लेट से आपके पास ये लेडर है ना, तो मेरी जो वॉल है वो ये मेरी वॉल के साथ इस तरह से ये मतलब कि लेट से लगा हुआ है ना, तो मेरी वॉल की डायरेक्शन ये मेरी ऊँगलियों की डायरेक्शन देख रहे हो इस तरह से होगी, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन है मेरे, इसको क्या करे रिएक्शन दे रही है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर अगर कि ये वॉल की डायरेक्शन ये फ्रिक्शनल वो जो रिएक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये अगर कि रिएक्शनल फोर्स की डायरेक्शन है, ये मोमेंट आर्म है, तो हमारे पास जो है आपके पास सी बी मल्टीप्लाई आपके पास जो है वो एफ होता है, यानी कि मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई एफ होता है आपके पास, या ठीक है जिस तरह के हम लोग करते हैं मोमेंट लेते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास ये ए डी जो कि क्लॉकवाइज है, अब ज़रा गौर से देखो, ये हमारे पास जो है ना देखो ये वेट है, सेंटर से आपके पास जो है ना वेट एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपके पास जो है ये वेट जो जिस वक्त एक्ट करेगा, तो ऐसे हमारे पास क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो आपके पास जो वेट है उसकी डायरेक्शन आपके पास इस तरह से आएगी, यानी कि वो इस तरह से मूवमेंट करने की कोशिश करेगा आपके पास, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने अगर कि इसको लिया है, यानी कि ये वेट जो लिया है और ये क्लॉकवाइज आपके पास एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका जो मूवमेंट आर्म आपके पास बनता है, यानी कि इसको क्रॉस कर रहा है, तो हमने इसको जो है ये जो ए डी है ये और आपके पास जो वेट है इसको हमने यहाँ से मतलब कि ले लिया कि लेट से क्लॉकवाइज आपके पास जो है ये वो कर रहा है, यानी कि पूरी लाइन ही कर रही है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ से एज्यूम करके आपके पास जो है इसको आपके पास क्लॉकवाइज दे सकते हैं। तो आपके पास जो बेसिकली मूवमेंट्स आ रही हैं वो यहाँ पर टोटल मूवमेंट्स आपके पास कितनी आ रही है, एक आपके पास रिएक्शनल फोर्स की मूवमेंट जो कि हमने इस रेफरेंस से दी है, आप इस रेफरेंस से भी ले सकते हैं, ए ई के रेफरेंस से, ठीक है, क्योंकि ये इसको क्रॉस कर रहे हैं ना, तो आप इस रेफरेंस से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपके पास ये सी बी से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं एक नोट्स देख रहा था, उन लोगों ने यहाँ से लिया हुआ, ए ई के रेफरेंस से लिया हुआ, कोई मसला नहीं है। आप लोग अगर यहाँ से लेते हैं तो फिर आपके पास सेंट्रल पॉइंट ये वाला आ जाएगा, आपके पास बात एक ही है, ठीक है, दोनों बातें आपके पास एक ही हैं, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये दोनों सी बी और ए ई लेंथ हमारे पास क्या होती है, बराबर आती है आपके पास, ओके। अच्छा जी, हमने क्या किया कि हमारे पास जो ये आपके पास वेट आ रहा था ये और ए डी, ये हमारे पास जो क्लॉकवाइज से हमने इसको जो है आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास जो है वो ले ली, क्लॉकवाइज टॉर्क ले लिया। अब हमने क्या करना है कि सी बी मल्टीप्लाई फोर्स ऑन वॉल, फोर्स फ्रॉम वॉल आपके पास जो है, ठीक है, एंड ए डी मल्टीप्लाई आपके पास जो है ये डब्ल्यू आ जाएगा। सो आपके पास जो ये फोर्स जो वॉल पर आपके पास वॉल की फोर्स लग रही है, रिएक्शनल फोर्स लग रही है, वो आप आइसोलेट करो, सी बी को डिवाइड करो, तो आपके पास इक्वेशन x आ जाएगा, राइट, या आपके पास आ जाएगा इक्वेशन x। एंड जो सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि आपके पास ये फोर्स फाइंड करनी है, तो ये फोर्स फाइंड करने के लिए आपके पास ये Fy होना चाहिए और Fx होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये ट्राइंगल जो है ना, ये यहाँ से लेकर आपके पास ये ट्राइंगल है, आपके पास ये ट्राइंगल की मदद से आपके पास ये फोर्स जो है यही बेसिकली आपके पास वो फ्लोर जो होगा वो रिएक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए मेरे पास Fx होना चाहिए और मेरे पास Fy होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके पास क्लियर है, ओके। अब मेरे पास आते हैं कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन जो है सबसे पहले आपके पास फोर्स ऑपरेशन ड्यू टू वॉल, हमने एफ वॉल कैलकुलेट करना है, तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने पाकिस्तान में रहते हो तो सबसे पहले घबराना नहीं है, पाकिस्तान में नहीं रहते, पाकिस्तानी हो तो फिर भी घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने तब तक नहीं घबराना जब तक कि आपको मौत के फटे पे मरने के बाद वो निलाने के लिए फटे पे डालते हैं ना, तब तक वहाँ तक नहीं घबराना। हाँ, उसके बाद घबरा सकते हो, सही है, बस ये मेरी बात है, ओके। एज फ्रॉम द फिगर वी हैव, अब हमने क्या करना है, इस फिगर को यूज़ करते हुए ए डी और सी बी की वैल्यू को निकालना है। अब ज़रा गौर करें तो सी डी ए डी जो है ना वो मेरे पास बेस में आ रहा है, ऐसा ही है, और ये मेरे पास एंगल भी आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ए डी इज इक्वल्स टू ए जी कॉस थीटा, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डी डिवाइड बाय ए जी। मतलब कहने का ये हुआ कि ये बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि मैंने क्या किया कि मैंने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है कॉस थीटा के केस में लगा दी है। सो यहाँ पर बेस जो है वो मेरे पास आ रहा है ए डी
और हाइपोटेन्यूज आ रहा है मेरे पास AG। सो मेरे पास AD ओवर AG आता है एंड B की जगह, बेस की जगह मैंने AD पुट किया है, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज में AG पुट किया हुआ है। अब मेरे पास जो है इस इक्वेशन को लेट्स से मैं अरेंज करने के लिए मैं AG को जो है cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि ये AD की वैल्यू मुझे अननोन है, मुझे नहीं पता कि fx की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से आपके पास जो है ये AD की वैल्यू जो है वो AG cos थीटा की टर्म्स में लिखी, यानी कि AG cos थीटा आ गया एंड देन AG की वैल्यू मेरे पास 2 मीटर आती है, क्योंकि ये टोटल लेंथ कितनी है आपके पास 4 मीटर है, तो AG जो है वो आपके पास हाफ आ रही है, तो आप मतलब कि 4 डिवाइड बाई 2 करते हो तो आपके पास 2 मीटर आता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास 2 मीटर एंड देन 2 मल्टीप्लाई ये cos 70 थीटा की जगह आप 70 गिवन है आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये 0.342 मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 684 मीटर आता है। 84 नहीं पढ़ा जाता, 684 नहीं पढ़ेंगे, इसे 684 पॉइंट के बाद, ठीक है। इक्वेशन 4 कह दिया। सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट CB। यहाँ पर आपके पास बाद बुकों में लिखा हुआ है AE इज इक्वल टू CB, राइट, लिख सकते हो। मैंने पहले बता दिया अगर इस पॉइंट के हिसाब से मूवमेंट लेते तो भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ये आएगी, लेकिन मैंने यहाँ से ली है तो मेरे लिए ये ज़्यादा फिजिबल था, तो मैंने CB लिया हुआ है। CB को कैलकुलेट करने के लिए देखो ये CB है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, सही है। अब मुझे अगर के परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर किधर आता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रोपगेशन। आपके पास जो है सम पीपल हैव, हाइपोटेन्यूज में मेरे पास वैल्यू फुल है, हाइपोटेन्यूज पूरा L हो जाएगा, ये बड़ा ट्राइंगल लेना है। पहले वाले केस में मैंने छोटा ट्राइंगल लिया था, पहले वाले केस में ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास पहले वाले केस में, और ये मेरे पास दूसरे वाले केस में फुल ट्राइंगल में एज्यूम कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास जो है ये फुल लेंथ आएगी, यानी कि AB आएगी। सो वी कैन से दैट्स आपके पास CB, ठीक है, इज इक्वल टू AB साइन थीटा मेरे पास होता है, और मेरे पास जो AB है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके पास जो है वो L के बराबर होगा, डेट इज 4 मीटर, राइट। सो यू हैव टू पुट AB इज इक्वल टू L एंड साइन थीटा, थीटा की जगह जो है वो 70 डिग्री पुट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, L जो है मेरे पास वो 4 मीटर आता है, 4 मल्टीप्लाई मेरे पास 0.939 मीटर्स आएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो मेरे पास जो है ये CB इज इक्वल टू आपके पास 3.756 मीटर्स आ जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि CB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो CB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ा था, और ये पूरा L होता है, ठीक है, यहाँ से A से लेकर B तक ये पूरा L आपके पास आ रहा है। इस पूरे L की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी, साइन थीटा, थीटा की जगह 70 डिग्री, सो L इंटू साइन थीटा जो है मेरे पास साइन 70 पुट करें, कैलकुलेटर के अंदर निकाल लें, और आपके पास जो है वो CB इक्वल टू 3.75 मीटर्स आ जाएगा। अब मेरे पास इसको इक्वेशन 5 कह दिया और इसको इक्वेशन 4 कह दिया, और मेरे पास यहाँ पर AD और CB की वैल्यूज आ चुकी हैं, W की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ रही है। सो पुटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, यानी कि 3 वैल्यूज को पुट करेंगे, राइट, 3 वैल्यूज को पुट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर। सो जिस वक्त वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास सबसे पहले ये आपका जो है ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, एंड F वॉल इज इक्वल टू आपके पास 21.8 न्यूटन आएगा, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 है। ये आपके पास आ गई वो फोर्स जो कि वॉल लगा रही है लेडर के ऊपर, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ये लेडर है, ये वॉल है, ये फोर्स लग रही है, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स इट। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू मेरे पास 21.8 न्यूटन आई है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोर्स ऑफ द रिएक्शन ऑन द लेडर ड्यू टू ग्राउंड। ग्राउंड की वजह से आपके पास ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है लेडर पर, रिएक्शनल फोर्स, वो हमने फाइंड करनी है। वो बेसिकली आपके पास इस डायरेक्शन में होगी, देखो यहाँ पर लग रही है ना, तो वो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब कि वो लेडर है ना, तो वो इस तरह लगाएगी, यानी कि लेडर को लेडर की डायरेक्शन में लगाएगी। लेडर अगर के सीधी होती, ये इस तरह से है ना, अपने ग्राउंड को देखते हैं, ये लेडर सीधी है, ठीक है, इस तरह से ये लेडर सीधी है, तो ये फोर्स ऑफ जो रिएक्शन है वो भी आपके पास क्या, ऊपर की तरफ है। लेडर इस तरह हो जाएगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी आपके पास, ठीक है। मतलब कि रिएक्शनल फोर्स हम लोग जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग आसान समझाने की कोशिश करूं। अब यहाँ पर नॉर्मल का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो नॉर्मल का कॉन्सेप्ट में यहाँ पर रिलेट नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाएगी बात, और बहुत ज़्यादा हम अपने पार्ट से हट जाएंगे। तो जो मेन इधर के मुताबिक बातें हैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, वो आपके पास जो है ये हम लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं। एक्चुअली फोर्स ऑफ जो रिएक्शन होती है वो एग्जैक्टली इस तरह नहीं होती, वो फिर मैं आप लोगों को किसी और मौके पर बैंकिंग
बाइकिंग ऑफ रोड में समझाऊंगा कि आपके पास फोर्स ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे चेंज होती है, रिएक्शन फोर्स कैसे चेंज होती है उसकी डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर आप एज्यूम कर लें कि आपके पास जो है फोर्स ऑफ रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है, जो कि जिससे आपका न्यूमेरिकल जो है वो तकरीबन हो जाएगा आपके पास, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, मुश्किल नहीं बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो वो, और ये कुछ बुकों ने ये पहली बातें की हुई हैं, इनकी ज़रूरत बाद में पड़ती है, लेकिन वो पहले करके बच्चे को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। ओके, ये मैं साइड पर हो गया हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट भी तुम लोग ले सकते हो, राइट। स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्क्रीनशॉट से तुम लोगों के लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फोर्स ऑफ द रिएक्शन, ये हमने रिएक्शनल फोर्स फाइंड करनी है ग्राउंड की वजह से। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपके पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होती हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन लगेगी और हमारे पास जितनी भी एक्स एक्सिस की फोर्सेस हैं, यानी कि एफ एक्स जो है आपके पास एक फोर्स जो है वो आपके पास लेट से ये एफ वॉल की लग रही है ऊपर की तरफ, और ये आपके पास एक एफ एक्स है जो कि हमने नीचे ली हुई है, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ आपके पास आ रही है, ओके, और ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन आ रही है। अच्छा जी, मैंने क्या किया कि मैंने कह दिया कि लेट्स से जितनी भी फोर्सेज है सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो। सो एक फोर्स मेरे पास है एफ एक्स और एक फोर्स है मेरे पास एफ वॉल वाली, जो कि माइनस डायरेक्शन में। अब ज़रा गौर करें तो आपके पास एक होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये लेट्स से नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो आपकी जो एफ एक्स है वो आपके पास इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और आपके पास एफ वॉल वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो मैंने माइनस ले लिया। इसको मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एफ वॉल को इस तरफ लेके आता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वॉल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास सारा एंड एफ वॉल आपके पास जो है, सिंस हमने ऊपर फाइंड किया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 में, तो आपने 21.8 न्यूटन आपने यहाँ पर पुट किया, तो वो इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी हमारे पास, राइट। ओके, इसके बाद आपके पास जो है सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो। सो आपके पास वाई एक्सिस पर जितनी फोर्सेज आ रही हैं, अब y एक्सिस पर आपके पास जो है ये एक तो आपके पास कंपोनेंट है जो कि हमने खुद से मतलब कि एक फोर्स लिया है, और एक आपके पास इसी के अलोंग आपके पास जो है वो आपके पास वेट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एफ वाई है वो हमने खुद लिया है, क्योंकि हमने ये रिएक्शनल फोर्स फाइंड करनी थी, और रिएक्शनल फोर्स आपके पास दरमियान में आ रही है, और इसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं ना, यानी कि ये रिएक्शनल फोर्स है और इसके एक ये कंपोनेंट, इसका ये एक ये कंपोनेंट है। तो एफ वाई जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और आपके पास जो ये डब्ल्यू वाली फोर्स है वो आपके पास नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये आपके पास जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। सो आपके पास जो है इसको हमने लिखा एफ वाई माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट डब्ल्यू हियर। सो एफ वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड सिंस डब्ल्यू इज गिवन देयर आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 डब्ल्यू जो है 120 के बराबर है, आपने 120 पुट किया तो एफ वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आपके पास इक्वेशन 7 इक्वेशन 8 आ चुकी है। सो इजीली आप इसको यहाँ पर पुट करें, एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, आप वैल्यूज को पुट करेंगे, स्क्वेयर लेंगे, सॉल्व करेंगे, न्यूटन का ऊपर भी स्क्वेयर आ जाएगा, आप ऐड करेंगे न्यूटन का स्क्वेयर ऐड, मतलब कि फिर वो कैंसिलेशन हो जाएगी, और बाकी वैल्यूज़ की आप वो ले लें, स्क्वेयर रूट ले लें, 1 to 1 0.96 न्यूटन, एंड देन राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास जो है फोर्स 122 न्यूटन्स बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ आपके पास रिजल्ट में कि दस द फोर्स ऑफ रिएक्शन ड्यू टू वॉल विल बी, आपके पास जो है ये 21 पॉइंट आपके पास आ रहा है 8 न्यूटन, एंड आफ्टर दैट द फोर्स ऑफ रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड विल बी आपके पास 122 न्यूटन हमारे पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर के देखें तो न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ नोट्स में इसको जो है ना डिफरेंट करके लिखा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ तक की कहानी ये बाद में आती हैं, लेकिन उन्होंने पहले लिख दिया हुआ जिससे कन्फ्यूजन हो जाती है। दूसरे नंबर पर फार्मूला अलग करके नहीं लिखा, फार्मूला न्यूमेरिकल के बीच में डाला हुआ है, जिसमें बच्चे को असल प्रॉब्लम होती है। बच्चे को यही नहीं पता कि फार्मूला ये है या फार्मूले ये हैं, फार्मूले मेन फार्मूले दो हैं, बस बात ख़त्म। और इसी की बेस पर आपने डायग्राम को अरेंज करना होता है कि डायग्राम में आपके पास बेसिकली आ क्या होता है। इसके साथ साथ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ए ई जो है ये मूवमेंट आर्म लिया हुआ इन्होंने और आपके पास जो एफ वॉल के साथ, तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर सी बी भी ले सकते हैं। मैंने जानबूझकर सी बी लिया है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास इस पॉइंट से आपके पास आ रही है, तो वो हमारे पास जो है ना ये पॉइंट जो है ये पूरा मोमेंट आर्म, एंड देन वो आपके पास रिएक्शन फोर्स, तो हम लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये कुछ बातें थी, और ये न्यूमेरिकल आपकी इस पूरी बुक का, ये न्यूमेरिकल और जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल मैं भी एक्सप्लेन करूँगा, ये दो न्यूमेरिकल जो हैं ये इस पूरी बुक के कह सकते हैं कि टफ न्यूमेरिकल हैं, बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुश्किल इन सेंस इस तरह नहीं है, मुश्किल इस तरह है कि ये खिचड़ी बनी हुई है नोट्स में, बुक में अगर किसी ने सॉल्व भी किए हैं, ये खिचड़ी बनी हुई है। दूसरे नंबर पर लास्ट न्यूमेरिकल की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड वाली मैंने बनाई है, वो भी देख लेना,
ठीक हो गया। और इसके साथ साथ जो है ये जो बातें इन्होंने शुरू में डाली हैं और ये न्यूमेरिकल के फॉर्मूले मिक्स किए हैं, इससे मसला बनता है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ये इशू है बस। और बाकी न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं दोबारा साइड पर हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इस न्यूमेरिकल की जो एक एक बात बताई है उस बात को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका न्यूमेरिकल कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। तो चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो ओके बच्चों, अब हमारे पास जो ये लास्ट न्यूमेरिकल है इसमें हमारे कह रहे हैं कि द 450 यूनिफॉर्म आई बीम सपोर्ट्स द लोड ऑफ 220 kg एज शोन। ये फिगर जो है ये इन्होंने दी हुई है हमें, और ये जो दूसरी फिगर है ये मैंने बनाई है, मतलब ये दरमियान में बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री आ रही है दरमियान में। ओके, तो डिटरमाइन द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स। आपके पास ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन पर जो रिएक्शन है, जाहिर सी बात है कि अगर के बीम का लोड जो है, ठीक है, वेट जो है, और ये एक हमने जो है सपोर्ट इसका सस्पेंड की हुई है, इन दोनों का वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा तो रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। मैं मिसाल देता हूँ इसकी कि मैं इसको मेरे पास ये हैंड फ्री पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह है ना कि अगर मैं लेट से फॉर एन एग्जांपल इस मार्कर को अगर बांध लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से सस्पेंड कर लेता हूँ, तो इसका जो वेट होगा, ठीक है, मार्कर का जो वेट है वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास इस तरह से डाउनवर्ड है, ठीक है, ये मेरे पास डाउनवर्ड है वेट इसका, और ये जो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ पुल कर रही है, इसे खींच रही है, ये हमारे पास रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ स्ट्रिंग होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसी तरह से आपके पास जो है मार्कर फेंक दिए, फेंकनी हैंड फ्री थी, ये ऐसे ही होता है जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, बंदे का दिमाग चक्कर जाता है, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करना, ठीक है, उसके बाद जो है एक्सप्लेन करना, सही है। तो आपके पास जो है इसका वेट जो है हमारे पास डाउनवर्ड होगा, और आपके पास जो रिएक्शंस हैं जो कि इसको उठाए हुए हैं ऊपर, वो आपके पास अपवर्ड है। तो अब हमने ये रिएक्शंस अगर के फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमें इस मज़ीद मतलब कि ना थोड़ी सी एक जनरलाइज डायग्राम पर आना पड़ेगा, या हमें इससे मज़ीद जूम करना पड़ेगा कि इस डायग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है। तो मैंने जो है इस डायग्राम को थोड़ा सा बनाया, देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर के स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो डायग्राम मज़े की है, मज़ा आएगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आपके पास देखो ये बीम है, तो बीम का वेट जो होगा, यूनिफॉर्म बीम है, तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है, वेट हमारे पास सेंटर से डाउनवर्ड मतलब कि आपके पास नीचे की तरफ होगा ना, तो ये सेंट्रल पॉइंट से हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ, इसका अपना वेट जो है वो हमारे पास सेंटर से होगा। तो हमें तो दिया हुआ है इसका मैस दिया हुआ है, यानी कि ये जो मैस है ये आपके पास बीम का है, तो आपके पास ये हमें यहाँ पर वेट चाहिए होता है, बिकॉज जब कभी भी आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैथ्स तो एक स्केल्ड क्वांटिटी, हमें वेट चाहिए होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg, हम पढ़ के आए हुए हैं। तो हमने इस मैथ्स को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना है, और आपने क्या करना है, आपने जो है सबसे पहले मैस ऑफ बीम 450 kg जो कि गिवन है, फिर मुझे तो वेट चाहिए था तो मैंने वेट ऑफ बीम निकाला, w इज इक्वल्स टू mg, एंड m को मैंने ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो है 4410 न्यूटन आ जाएगा। तो मेरे पास जो ये वेट आया है वो मेरे पास कितना आया है, वो मेरे पास 4410 न्यूटन, जो कि मैंने निकाल लिया बीम का। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है ये मैस ऑफ लोड जो है, मैस ऑफ लोड मेरे पास जो ये मैंने सस्पेंड किया है 220 kg, इसको अगर कि मैं वही बात करूंगा कि अगर मुझे ये वेट जो है फाइंड करना है W1, इसको मैंने W कहा था, इसको मैंने W1 कहा है, तो यहाँ पर मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, मुझे इसको पहले ठीक कर लेना चाहिए कि मेरे पास, बल्कि इसको लिखना ही नहीं चाहिए, बल्कि ठीक है कोई मसला नहीं है। W1 जो है वो मुझे मैस गिवन है, मैंने क्या किया कि मैस को मैंने W1 m1g किया, तो मैंने ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 220 मल्टीप्लाइड 9.8, सो मेरे पास 2156 जो है वो न्यूटन्स आ जाएगा। सो इसी तरह मेरे पास जो W1 की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 यानी कि 2156 न्यूटन्स आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है कि मैंने सिर्फ बीम का वेट निकाला और मैंने जो है ये आपके जो है जो वेट सस्पेंड है इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्या होगा, अब मेरे पास जो है ये मूवमेंट आर्म लेना है, मतलब कि ये जो मेरे पास W है ना, ये जो पॉइंट C है, अब यहाँ पर मेरे पास जो है लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपके पास ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, पॉइंट D है और ये पॉइंट B है हमारे पास, राइट। अब मैंने क्या करना है कि मैंने जो है यहाँ पर आपके पास खुद से आपके पास अगर के इसको जो है मेजर करेंगे तो ये मेरे पास 5.6 आता है, आई गेस 5.6 आता है, यस ये मैंने गलत लिखा हुआ था, 5.8 नहीं है, ये मेरे पास 5.6 है, सॉरी। ओके,
मैंने जो है ये 5.6 प्लस 2.4 किया, तो मेरे पास जो है टोटल जो इसका मोमेंट आर्म आएगा वो कितना आएगा, वो मेरे पास 8 आएगा। आपने मोमेंट आर्म कौन कौन से लेने ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने देखो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, डॉटेड बॉक्सेस। ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है ये मेरे पास मोमेंट आर्म है। आपके पास ये मोमेंट आर्म किसके लिए है, अगर कि मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से इस पॉइंट से, तो ये सारा का सारा जो है मूवमेंट यहाँ से होगी ना, मतलब कि आपके पास अगर कि ये इस तरह से ऊपर की तरफ इसको खींचता है, पुल करता है, ये रिएक्शन में बी पॉइंट पर देखता हूँ, इसको ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो ये जब पुल करेगा तो ये पूरा बीम जो है मतलब कि इस तरह से यहाँ से नीचे होगा ना, और ये पूरा ऊपर होगा, तो ये पूरा का पूरा मूवमेंट आर्म बन जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर कि मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, मुझे 1 मिनट दो, मैं ज़रा ये चीज़ देख लूँ। ओके राइट, ठीक है। वो एक्चुअली बात होगा, ये होता है ना, पिछली वीडियो में ये हुआ, अभी पिछले क्लिप में मैं बोली जा रहा 2 मिनट बोलने के बाद जब पीछे देखा तो वो रिकॉर्डिंग जो थे ना वापस गया, रिकॉर्डिंग बंद थी, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ता है क्योंकि गर्मी है, दिमाग साथ नहीं देता बाज़ औक़ात, ठीक है। अच्छा जी, ये पूरा का पूरा बीम है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास रिएक्शन है, तो जब ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो ये पूरा का पूरा मार्कर नीचे हो रहा है ना, इसको हटा लेते हैं, ये पूरा का पूरा मार्कर नीचे हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा इसका मूवमेंट आर्म होगा। तो अगर कि मैं पूरा का पूरा मूवमेंट आर्म देखूं तो मेरे पास 8 मीटर आ रहा है। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर ये 8 मीटर कहाँ से आ रहा है, तो ज़रा कॉमन सेंस लड़ाएं कि 5.6 मीटर प्लस 2.4 मीटर, तो ये पूरा लेंथ आएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर इस लेंथ को प्लस किया इस लेंथ के साथ, मैंने इस दोनों लेंथ्स को आपस में ऐड किया, तो मेरे पास जो है वो 8 मीटर आ जाएगा। तो ये मेरे पास R2 है, राइट। अच्छा जी, अब मेरे पास जो है इसके बाद R1 पर आते हैं। पहले मैंने मूवमेंट आर्म ले लिया, ये R2 8 मीटर। अब मैं आता हूँ आपके पास, ये जो वेट सस्पेंडेड है, यानी कि ये जो वेट गिवन है हमें 220 kg, इसको हमने वेट में कन्वर्ट किया है, तो ये यहाँ D पॉइंट से लेकर आपके पास वहाँ तक A पॉइंट तक आपके पास जो आ रहा है ये 5.6 मीटर आ रहा है, राइट। तो मैंने तो अपने रिएक्शन फोर्सेस के अराउंड मूवमेंट देखनी होती है ना, मैंने अपने रिएक्शन जो मूवमेंट्स हो रही है ना, यानी फोर्सेस है, उनके अराउंड मूवमेंट देखनी है। तो मेरे पास ये रिएक्शन पहले इसकी देखी तो ये पूरा मूवमेंट आर्म आ रहा है, यानी कि पूरा का पूरा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास ये जो वेट है डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा ना, यानी कि इस तरह से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो आपके पास क्या होगा, देखो ये जब नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ये मार्कर को इस तरफ मतलब के लेके जाएगा ना, ये या इधर से, अगर कि हम इधर से लगाते हैं, ये इस साइड पर आ रहा है, सॉरी, ये यहाँ से अगर के फोर्स लगाएगा, यहाँ से नीचे से फोर्स लगाएगा तो ये मार्कर इस तरफ लेके जाएगा। तो ये जो आपके पास जब ये इधर से फोर्स लगा रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है। तो आपके पास जिस वक्त ये इस तरफ से फोर्स लगाएगा तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये सारा का सारा मूवमेंट आर्म है, यानी कि D से लेकर AD तक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मूवमेंट आर्म है। तो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, यार मार्कर फंस गया है। अच्छा जी, तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास जो मूवमेंट आर्म आएगा वो आपके पास AB इज इक्वल्स टू R2, राइट। ओके, AD इज इक्वल्स टू, या DA, हम DA कर लेते हैं, DA इज इक्वल्स टू मेरे पास R1, ठीक हो गया। और लास्ट में CA से लेकर मेरे CA जो है मेरे पास R के बराबर, तो ये मेरे पास 8 मीटर आ रहा है, ये R1 जो है मेरे पास 5.6 मीटर आ रहा है, और CAR जो है ये मेरे पास 4 मीटर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने तीनों मूवमेंट्स आर्म को इसके जो है मतलब कि लेंथ के हिसाब से ले लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि RB जो था ये पूरा मूवमेंट आर्म D पॉइंट से जब ये नीचे की तरफ मतलब कि करेगा, तो मैंने डायरेक्शन बनाई हुई है ना, ये एरो बनाया हुआ है, तो मतलब ये कि ये इसकी मूवमेंट आ सकती है। तो ये जो मूवमेंट है ये आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, या क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं इसे, या टॉर्क कहते हैं। अगर कि हम ये CA की देखते हैं तो ये भी मेरे पास इस तरह से नीचे ये W जोर करेगा, तो आपके पास क्लॉकवाइज आपके पास होगी। तो कहने का मतलब सारा का सारा ये हुआ कि अगर हम लोग देखें कि हमारे पास जो है ये मूवमेंट जो आ रही हैं, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये आपके पास ये AD, ये AC या CA या DA मैंने जिस तरह लिए हैं, ये मूवमेंट आर्म्स निकालना इसमें बड़ा काम होता है। तो अगर कि आपको ये मूवमेंट आर्म्स निकालने आते हों तो आप जो है ये मतलब कि न्यूमेरिकल गलत कभी भी इंशाल्लाह नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इस तरह का न्यूमेरिकल भी कभी गलत नहीं करेंगे, जिसमें आपने क्या करना होगा, अगर कि इससे मिलता जुलता भी न्यूमेरिकल आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना होता है कि अपनी फोर्सेस के अकॉर्डिंगली मूवमेंट आर्म सेलेक्ट करना होता है कि हमारी फोर्स के, अगर कि लेट से फोर्स यहाँ की बजाय यहाँ पर लग रही है तो मूवमेंट आर्म कितना हो जाएगा, और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो मूवमेंट आर्म इतना सा हो जाएगा। अगर कि ये यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ये मेरे पास इतना हो जाएगा। ये इस तरह का सेम न्यूमेरिकल्स मैंने
2019 में, नहीं सॉरी 18 में, मैंने 18 में ए लेवल्स में एक बच्चों को पढ़ाता था ट्यूशन, तो वहाँ पर जो है मैंने सॉल्व किया था न्यूमेरिकल्स मैथ फिजिक्स twitter.com पर उनके पास पेपर से, तो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, राइट। उस वक्त सर्दियाँ थी, अब गर्मी है, ठीक है। ओके, दैट वाज अ मंथ ऑफ आई गेस दिसंबर नवंबर की बात है, सर्दियाँ थी, मुझे याद है। निहाल नाम था स्टूडेंट का, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल था। तो ये अगर ये मोमेंट आर्म समझ आ गया है तो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, क्योंकि ये सिर्फ मोमेंट आर्म समझना इसमें बड़ा टास्क होता है। मैं दोबारा एक रिकैप देता हूँ कि आरबी जो है, आरबी के लिए जो रिएक्शन होगा, अब आप कहेंगे कि सर आपने आरबी सिलेक्ट किया, आप ये सिलेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आप अगर ये आर ए करेंगे तो आपके पास ये जो है, ये आपके पास ये क्लॉकवाइज बन जाएगा, और ये जो होंगे फिर आपके पास जो है, मतलब कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस साइड से लेंगे ना, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होंगे। मतलब ये कहने का ये हुआ कि अगर कि पिछला मेरा मेथड समझ आ गया तो फिर ये समझने की जरूरत नहीं है, आगे कर देना। लेकिन बाज़ बच्चे होते हैं वो पूछते हैं कि सर अगर कि ये ऊपर की तरफ है लेट से, तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब कि इस तरह से आएगा ना, और ये फिर जो है ये फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे आपके पास। आप देखेंगे कि आपके भाई इस तरह से जोर कर रहे हैं मतलब मेरे पास, यानी कि अगर कि एक साइड को हमने क्लॉकवाइज ले लिया है ये, तो दूसरी साइड आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर कि एक साइड को एंटी क्लॉकवाइज ले ली, दूसरी साइड आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास क्लॉकवाइज, यानी कि ऑपोजिट होगा। अब यहाँ पर ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिया था, मैंने लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास जो वेट्स सस्पेंडेड है, ये मेरे पास क्या होंगे, इसके क्लॉकवाइज होंगे। ये बीम का अपना वेट है और ये मेरे पास वेट सस्पेंडेड है। मैंने क्या किया कि मैंने इन्हीं वैल्यूज़ को निकाला यहाँ से, और 9th क्लास में ना 4.6 अगर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो, पंजाब बोर्ड की कारवान टेक्स्ट की बुक में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे न्यूमेरिकल एक अपलोड किया था, बिल्कुल इसी तरह का था। वो बीम वेज पे हमने वो बैलेंस किया था, तो वो न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी तरह का था, मिलता जुलता था। उसका सेपरेट लेक्चर मैंने अपलोड किया था। ओके, मोमेंट आर्म ऑफ डब्ल्यू जो है ये मेरे पास आर आएगा मेरे पास, ठीक है। ये डब्ल्यू का जो मोमेंट आर्म आ रहा है, डब्ल्यू क्या है मेरे पास, वेट ऑफ बीम है। तो डब्ल्यू का जो मेरे पास जो आर आ रहा है ये मेरे पास 4 मीटर आ रहा है। इसको यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये लेट्स से आपके पास मैंने क्या लिखा था, आपके पास जो ये ए सी है, या सी ए लिख दो, इसे सी ए भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि इससे थोड़ा अल्टर कर लेते हैं, सी ए हो जाएगा। मोमेंट आर्म ऑफ W1 का जो मोमेंट आर्म है वो आपके पास कितना होगा, डी ए होगा। इसको आप इस तरह से डी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी ए जो है वो आपके पास R1 और मेरे पास 5.6 मीटर्स हो जाएगा। ओके, और जो लास्ट में मोमेंट आर्म ऑफ RB जो है वो मेरे पास 8 मीटर हो जाएगा। ये जो मेरे पास RB है, RB का जो मोमेंट आर्म है मेरे पास वो पूरा का पूरा AB होगा हमारे पास, ठीक है। AB हम भी इसको लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 8 मीटर मेरे पास, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बस मोमेंट आर्म समझना है, मोमेंट आर्म मेरे पास क्या है। इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया था RB को, BA या AB पूरा मोमेंट आर्म था। इसको मैंने D को, मेरे पास जो ये से W1 है, इसको मैंने क्लॉकवाइज दिया है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा मोमेंट आर्म है, जिसको मैंने 5.6 का हुआ है R1, और ये C जो है, ये C पॉइंट से ये मेरे पास जो W ऐड कर रहा है, ये AC जो है ये मेरे पास पूरा का पूरा क्लॉकवाइज मेरे पास जो आ रहा है, ये मेरे पास जो है ये 4 मीटर, ये मैंने आपके पास R लिया हुआ है। तो मैंने जो है यहाँ पर 1 के साथ 1 लिया है, R के साथ जो नॉर्मल वाला है, और RB के साथ R2 जो है वो टॉप पर है, तो इसलिए बस इस कॉम्बिनेशन को याद रखो, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। ये तरीका बस सीख लो कि अगर एक वाले को, टॉप वाले को हमने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया है, एंटी क्लॉकवाइज वो एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह से एक्ट कर रहा है, आप उसकी डायरेक्शन देख रहे हो, तो नीचे वाले जो होंगे मतलब कि डाउनवर्ड जो होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे। लेकिन अगर कि उस साइड से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेते तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो बस आपने अपना एक पॉइंट सेलेक्ट करना। मैंने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज के लिए सिलेक्ट किया था, आप जो है ये इसको मेरे वाले मेथड से करें, मेरा ये सीधे हाथ वाला मेथड है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर यही मेथड फॉलो करें तो कभी गलती नहीं होगी। सो टू फाइंड इज़ रिएक्शन एट B, यानी कि RB फाइंड करना है, रिएक्शन एट A मैंने RA फाइंड करना है। उसके बाद मेरे पास जो फॉर्मूला आ रहा है पहले वाले के लिए, आपके पास जो है बाय सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, सिर्फ इधर RB वाला आ रहा है, तो RB मल्टीप्लाई R2, यानी कि पूरा मोमेंट आर्म जो आपके पास आता है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, RB मल्टीप्लाई, एक स्टेप और कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड पर हूँगा ना, तो साइड पर स्क्रीनशॉट ले लेना। यार पसीना बहुत आ रहा है। ओके सही, सॉरी, ये मेरे पास जो है AB होता है, राइट। अच्छा, क्लॉकवाइज जो है ये W मल्टीप्लाई
आपके पास जो है ये आपके सी ए कर लेते हैं, सी ए प्लस W1 जो है मल्टीप्लाई R1 मेरे पास जो है ये R1 जो है ये DA। ओके सही है। अब ये CA की जगह R, DA की जगह R1, AB की जगह R2 मैंने पुट किया, तो बस ये समझ लेना कि ये मेरे पास आ रहा है। इसके बाद मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन वी गेट आपके पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस। मतलब कि देखो ना, ये आपके पास कंडीशन है जिसमें तमाम फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस लग रही है, यानी कि ये ऊपर की तरफ है और ये मेरे पास नीचे की तरफ है। यहाँ पर तो हमने सिंपल आर बी को आइसोलेट किया है और बाकी वैल्यूज़ को नीचे ऑर्डर करके मतलब कि सॉल्व किया, तो मेरे पास सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है जो कि मैंने वहाँ से निकालनी है। असल चीज़ डायग्राम है, डायग्राम को फोकस करोगे कभी भी गलत नहीं होगी इंशाल्लाह। इसके बाद मेरे पास जो ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि दो ऊपर की तरफ है दो नीचे की तरफ है, तो मेरे पास आर ए प्लस ऊपर की तरफ है आर बी ऊपर की तरफ है, माइनस डब्ल्यू नीचे की तरफ है, माइनस W1 नीचे की तरफ है। एक सवाल है कि यार मैंने जो आर ए आर बी को प्लस क्यों नहीं है और ये W1 को मैंने माइनस क्यों नहीं है। बनता है ना, ये मैंने दोनों माइनस नहीं है, दोनों प्लस नहीं है। तो इसके लिए देखो कॉमन सी एग्जांपल है, अगर मेरे पास इस तरह से एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। सो इसका मतलब ये होता है कि प्लस वाई माइनस वाई मेरे पास आ रहा है, तो आर ए प्लस डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ, आर बी प्लस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसी तरह ये मेरे पास जो नीचे की तरफ है, मेरे पास ये W और ये मेरे पास W1 मेरे पास नीचे की तरफ है, तो जो नीचे की तरफ आ रहा है इसके साथ माइनस माइनस लगा दो, जो ऊपर की तरफ आ रहा है इसके साथ प्लस प्लस लगा दो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, जो नीचे होते हैं वो मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, तो मैंने इसलिए कर दिया। अब मेरे पास जिस वक्त मैं आर बी फाइंड कर लूँगा ना, तो आर बी फाइंड करने के बाद मेरे पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी, तो मैंने आर ए को आइसोलेट किया, साइड पे किया, बाकी वैल्यूज़ को राइट साइड पर ले गया, तो मेरे पास W प्लस W1 माइनस आर बी आएगा। सो दिस इज इक्वेशन वाई। सो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अब कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, यानी कि टेम्पलेट आपका यही रहना चाहिए यार। ये देखो हेडिंग्स वगैरह देख लो, इसके अलावा नहीं करना। रिएक्शन एट बी मेरे पास जो है आर बी इज गिवन एज बाय पुटिंग इक्वेशन 1 2 3 4 5, यानी कि इनकी वैल्यूज़ जो है ना यहाँ से उठानी है, ठीक है, बच्चों वाला काम है। अब आपने रिएक्शन इनकी वैल्यूज़ को उठा के ऐड करना है। अब जिस वक्त इसकी वैल्यू को उठाकर ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि मेरे पास फिर आगे स्पेस का मसला आ रहा था, क्योंकि ये तो बस कैलकुलेटर का काम है। हाँ, आखिर में जो है यहाँ पर न्यूटन मीटर डिवाइड बाय मीटर मीटर आ जाएगा, तो ऊपर न्यूटन मीटर का यूनिट और नीचे मीटर मीटर का आपस में कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा, न्यूटन रह जाएगा। एंड देन आफ्टर डैट आपने क्या करना है कि आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस पर, एंड देन उसके बाद ये आर बी जो है ये 3714 न्यूटन आ जाएगा। सो रिएक्शन एट बी मेरे पास जो है, नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 2 4 6 इन इक्वेशन y, तो आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 2 और 6 है, मतलब कि आपने जो आर बी की वैल्यू है, W की वैल्यू है, W1 की वैल्यू है, इन दो वैल्यूज़ को, और आपके पास जो है ये इसके अलावा आर बी की वैल्यू जो हमने फाइंड की ऊपर से, ये यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर ए का आंसर आ जाएगा जो कि 2852 न्यूटन हमारे पास आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर कि आप समझ के करते हैं, सिर्फ ये डायग्राम समझनी है, तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी हालत मेरी ख़राब हो गई है क्योंकि गर्मी है, ऊपर से जो है ये इस स्टूडियो के अंदर सिर्फ यूपीएस का कनेक्शन सिर्फ इस बल्ब का है, पंखे का भी नहीं है, ठीक है। और टेम्परेचर मेरे ख्याल से होगा तकरीबन कोई 40 से ज़्यादा ही है, ठीक है, 40-45 होगा, 40-42 तक तो होगा 45 मैक्सिमम कंडीशन, 42 तक होगा या ज़्यादा ही है इससे। सो मेरे ख्याल से समझ आ गई इस न्यूमेरिकल की, ठीक है। और अगर के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो क्लास के अंदर भी पूछ सकते हो, कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हो, क्लास का ग्रुप है उसके अंदर भी पूछ लेना। और बाकी मेरे ख्याल से कुछ अब मज़ीद एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सिर्फ यहाँ से आगे वैल्यूज़ की पुटिंग है और मैंने फॉर्मूले एक एक स्टेप बता दिए हैं। बट ये डायग्राम बस याद रखना कि एक कन्वेंशन है कि इस साइड से स्टार्ट लोगे तो ये ऊपर वाला जो है ये एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाले क्लॉकवाइज, और अगर कि इस साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट लोगे तो ऊपर वाला क्लॉकवाइज, नीचे वाले एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने राइट साइड से लिए, आप भी अपना एक मेथड सेट कर ले। मेरा टीचर थे, मैंने उनका भी किया, नोट्स में भी मैक्सिमम इसी तरह ही होता है यार, ये राइट साइड से ही मतलब के लेते हैं। आई डोंट नो वाई, बट ये है कि मेरे टीचर्स भी इस तरह करते थे, मुझे भी आदत पड़ गई है, बाकी नोट्स में भी इस तरह होता है। तो आप लोग भी राइट साइड करें, सीधे हाथ से बरकत होती है खाने से, खाना भी सीधे हाथ से खाते हैं ना मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सीधे हाथ से मतलब कि कन्वेंशन पकड़ लें तो आपके पास बाकी जो है वो सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिए। सो मेरे ख्याल से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे, बट स्टिल फिर भी कोई क्वेश्चंस हों, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। सो चलें, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझको इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफ़िज़।